ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, मैं हूं पूजा और 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 12 में आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वाली वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम सीखने वाले प्रेपोजिशन। जब बात आती है प्रेपोजिशन की, तो मेरे अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं प्रेपोजिशन किस तरीके से सिखाती हूँ। जब भी मैं वीडियोस लाती हूँ प्रेपोजिशन की, आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है। अभी मैं 3 वीक्स पहले ही वीडियोस लाई थी जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। अभी तक 2 लाख उस पर व्यूज़ हो चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है मेरा प्रेपोजिशन सिखाने का स्टाइल, क्योंकि मैं बहुत ही अलग तरीके से आप लोगों को प्रेपोजिशन सिखाती हूँ। और आज भी मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से सिखाने वाली हूँ और इतने ज़्यादा प्रेपोजिशन सिखाने वाली हूँ जो आप विश्वास नहीं करोगे। बहुत सारे प्रेपोजिशन आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ। हो सकता है वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जब भी मैं प्रेपोजिशन लाई थी, इससे पहले जो 3 वीक्स पहले जो मैंने प्रेपोजिशन की वीडियोस लेकर आई थी, आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों ने किया है और काफी स्टूडेंट के ये भी कमेंट थे कि मैम आप सिखाते तो हमें समझ में आ जाती है क्योंकि आप पिक्चर के थ्रू सिखाते हो। लेकिन अगर हम स्पोकन इंग्लिश में बात करेंगे तो पिक्चर के थ्रू अगर हम सीखते हैं तो हम स्पोकन इंग्लिश में उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में हमें प्रेपोजिशन का यूज़ करना होगा तो हम किस तरह करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें पिक्चर दिए नहीं रहते हैं कि हम पिक्चर के थ्रू प्रेपोजिशन का यूज़ कर पाएंगे। तो आज आप लोगों का सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। आज मैं आपको पिक्चर के थ्रू, तो आप लोगों को पता है कि किस तरह सीखना है, क्योंकि मैं इससे पहले जो मैंने वीडियोस लेकर आई थी उसमें मैंने आप लोगों को पिक्चर के थ्रू समझाया था, आप लोगों को समझ में आया था। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आपको यूज़ करना पड़े, आपके पास पिक्चर वैसा हो ना, आपको समझ में ना आए कि यहाँ तो पिक्चर है नहीं, कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, तो आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ कि एक प्रेपोजिशन का यूज़ आप कितने तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हो। जैसे नीचे के सेंस में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडर होता है, बिलो होता है, डाउन होता है, फिर विनीथ होता है, इतने सारे प्रेपोजिशन होते हैं। लेकिन इमेज के साथ अगर हमें कोई देगा तो हम बना लेंगे, लेकिन विदाउट इमेज के साथ अगर कोई देगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गाइस, फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आती है कि मैम आपका वीडियो का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिल पाता है। तो गाइस आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग लाइक कर दीजिए और बोलिए आज की ये धमाकेदार वाली वीडियो के लिए आप तैयार है? आर यू रेडी? ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खास है ये वीडियो, बहुत स्पेशल है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। बहुत कुछ जो इस वीडियो को क्लिक किए, जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो को क्लिक किया है, सभी कोई सीख के जाओगे, कोई निराश, कोई डिसअपॉइंटेड होकर आप लोग नहीं जाओगे कि ये वीडियो को ऑन किया, हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, वेस्ट हो गया हम लोग का टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सभी स्टूडेंट को पसंद आएगा और सभी अच्छा कमेंट भी करके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन, देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है ये आप लोगों को पता है कि किसी की जब पोजीशन को आपको बताना होता है कि मान लो ये पेन है, ये पेन की क्या पोजीशन, ये पेन कहाँ पर है, आपको इसकी पोजीशन बताने की, ये हाथों के ऊपर है, ये टेबल के ऊपर, इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेपोजिशन, इतने सारे प्रेपोजिशन होते हैं और सबके हिंदी मीनिंग लगभग सिमिलर होते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होती है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऊपर के सेंस में यहाँ पर सारे प्रेपोजिशन का यूज होता है। ओवर, अबव, ऑन, अप, ये चारों प्रेपोजिशन का यूज ऊपर के सेंस में करते हैं। लेकिन कब करते हैं? विदाउट पिक्चर के थ्रू मैं बताऊंगी। ओके, देखिए सबसे पहले ओवर की बात करो तो ओवर का यूज ऊपर, बड़ा, ऊपर यानी कि जिसमें टच ना हो, नो टच। ऊपर तो है लेकिन टच नहीं हो रहा, ये हाथ से टच हो रहा नहीं लेकिन ऊपर है। ओके, तब हम यूज करेंगे बड़ा के सेंस में। बड़ा यानी कि एज में, कोई हाइट में बड़ा की बात हम नहीं कर रहे, एज में बोल रहे। ओके, ऊपर, ऊपर की बात करेंगे टू मूव फ्रॉम द हायर पोजिशन, मतलब ऊपर तो है लेकिन हायर पोजिशन में मूव कर रहा है। ओके,
ढकना, टू कवर, मतलब कोई चीज कवर होती है, जैसे मैंने अपने कानों को हाथों से कवर कर लिया, तो ये कवर के सेंस में भी ओवर का यूज होता है। अबव का यूज होता है ऊपर के सेंस में, इन लेवल, इन अ लिस्ट, इन पार्ट्स ऑफ बॉडीज, और ऊपर के सेंस में अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी इनका यूज किया जाता है। मैं सब बताऊंगी, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप फील करते हो, ठीक है, वो सारे। ऑन का यूज भी ऊपर के सेंस में करते हैं, लेकिन ये टच में होता है। लेकिन ऑन का सिर्फ एक ही यूजेस नहीं होता है, ऑन के बहुत सारे यूजेस होते हैं, और सारे यूजेस मैं बताऊंगी। ओके, अप का यूज ऊपर के सेंस में करेंगे, टू एक्सप्रेस अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में कोई चीज जा रहा है, उस सेंस में अप का यूज करेंगे। अब हम सारे ये एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, ठीक है, ये सारे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने बोल दिया कि ये ऊपर टच नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जाम्पल कैसे आ सकते हैं, एग्जाम्पल भी मैं बता दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इसमें एग्जाम्पल कैसे आएंगे, और आप इसे एग्जाम में भी यूज कर पाओगे, अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर पाओगे। ओके, चलिए, बहुत कुछ सीखने वाले हो। सबसे पहले हम ऑन का देखते हैं, ठीक है। ऑन बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ये ऑन है ना, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, और जो इंग्लिश नेटिव होता है ना, वो ऑन की जगह अपॉन का भी यूज कर लेते हैं। ऑन और अपॉन दोनों का मतलब होता है ऊपर, दोनों का मतलब, ये अपॉन यूज देकर आप ये मत सोच रहे ये क्या मैम ने यूज कर दिया, ये तो हम यूज नहीं करते हैं। ऊपर के सेंस में ऑन का यूज होता है, ये हमें पता है कि कोई चीज अगर टच में रखी होती है, कोई चीज अगर टच में रखी होती है, तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं, लेकिन आप अपॉन का भी यूज कर सकते हैं, तो भी आपके सेंटेंसेस राइट होंगे। ओके, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन, अगर आप और डिटेल में या फिर गूगल ट्रांसलेट करो, या फिर आप और डिटेल में सीखना चाहते हो, तो अपॉन का यूज किया जाता है हायर पोजीशन के लिए। लेवल, टच तो हो रहा है, जैसे ऑन में टच होता है ना, ऑन में टच होता है, टच होगा, लेकिन थोड़ी हायर पोजीशन में होगी। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं, तो यहाँ पर आपको मेज दिख रहा है, मेज दिख रहा है ना, मेज के ऊपर किताबें आपको दिख रही है, तो क्या, मान लीजिए ये मेज है, सपोज कीजिए ये मेज है और ये किताबें हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं किताब रख दी, ये किताब है, ठीक है, ये हम लोग का पेन नहीं है, ये किताब है। आप मान लीजिए ये किताब है और ये मेज है, तो मैंने इसके ऊपर किताब रख दिया। अब क्या ये किताब हवा में उड़ रहा है, क्या ये ऐसे करके उड़ रहा है, नहीं ना, ये टेबल से टच हो रहा है, यानी कि मेरे हाथ से ये जो पेन है ना, ये टच हो रहा है। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रहती है, पर या ऊपर का साइज पे, जैसे कि पेन मेरे हाथ पर है या मेरे हाथ के ऊपर है, बात एक ही आ रहा, लेकिन टच हो रहा है, टच होगा तो वहां पर ऑन का यूज करेंगे। अब आप बोलोगे मैम हमें इमेज थोड़ी दिखाया रहेगा, इमेज तो नहीं रहेगा वहां पर, तो आप तो ऐसे भी सोच सकते हो ना, आप तो इतना सोच ही सकते हो कि अगर कोई मेज के ऊपर किताब रखी हुई है, तो वो तो हवा में उड़ेगी नहीं, वो तो रखी रहेगी ना, तो वो तो टच करेगी, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को चलिए बनाते, आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। आपको देखिए टेंसेज आते हैं, ग्रामर के रूल मैंने अभी तक करवा दिया, डे 1 से डे 11 तक हम लोगों ने सारे वैसे टॉपिक्स को कवर किया जो इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं, तो जितना आपने सीखा है उसके हिसाब से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं, अगर हम इसके इंग्लिश बनाने जाए तो हम बोलेंगे देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो टेबल पर है ना, टेबल पर है, टेबल पर यानी कि ऑन द टेबल, या फिर चेयर पर, ऑन द चेयर। लेकिन चेयर में दो प्रेपोजिशन का यूज होता है, इन का भी यूज होता है, ऑन का भी यूज होता है, ये मैंने आपको कवर करवाया है। तो या फिर आप चेयर दो टाइप के होता है ना, एक होता है आर्म रेस्ट जिसपे हम हाथ रख के आराम से बैठ पाते हैं, एक वो चेयर होता है, और एक होता है जिसपे आप नॉर्मली बैठ जाओ लेकिन हाथ रखने के लिए नहीं रहता है, पीछे रहता है लेकिन दोनों साइड आप नहीं रहते, आप जाते हैं और उस पर सीधा बैठ जाते हो, तो वहाँ ऑन का यूज करना। लेकिन जहां आर्म रेस्ट होगा ना, जैसे कि सोफा, मान लीजिए सोफा पे आप बैठते हो तो आप अंदर चले जाते हो ना, और आराम से हाथ भी रख लेते हो, तो अंदर चले जाते हो ना, इसीलिए वहां पर इनका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन का यूज होगा ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, जो भी आप यूज करते हो। ओके, तो ये समझ में आ गया ऑन का यूज कैसे करना है।
नेक्स्ट देखिए, वह घोड़े पर बैठी है। तो घोड़े पर बैठी है तो घोड़े के सरफेस, मान लीजिए घोड़े को तो टच कर रही है ना, बैठी है तो टच कर रही है। अब पर्सन हो या थिंग्स हो, कोई चीज किसी चीज को टच कर रहा है और वह इनक्लोज्ड एरिया में घिरा हुआ नहीं है, तो वहां पे ऑन का यूज होगा। ओके अब घोड़ा खड़ा है, उसके ऊपर आप जाके बैठ जाओगे तो क्या आप इनक्लोज्ड एरिया से घिर जाओगे? नहीं ना। एक बंद एरिया से घिरोगे? नहीं ना। आप तो खुले एरिया में हो, तो वहां पे ऑन का यूज कर सकते हो, लेकिन अपॉन का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपॉन का यूज करके बनाते हैं। क्यों बनाएंगे मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी, ठीक है। तो वह घोड़े पर बैठी, यहाँ पर अपॉन का यूज करते हुए अगर हम बनाए तो हम बोलेंगे सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग अपॉन द हॉर्स, अपॉन द हॉर्स। अब आप बोलोगे मैम यहाँ ऑन का यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ ऑन का यूज कर सकते हो। ये ऑन या अपॉन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। अपॉन, यहाँ पे आप अपॉन का यूज ना करो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अपॉन का यूज कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर घोड़ा है, ओके, यहाँ पर घोड़ा है और आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो और आपका फ्रेंड यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये घोड़ा है, कुछ ज़्यादा ऊंचा हो गया है, ये घोड़ा है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ये घोड़ा है, आप यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो घोड़ा देखिए आपके हाइट के हिसाब से घोड़ा लेवल में थोड़ा हाई में है ना, घोड़ा थोड़ा हाई में है ना। आप यहाँ पर हो और घोड़ा इतना ऊंचा है, तो ये आपसे हाई लेवल पर है, तो कोई चीज़ हायर पोजीशन में होती है, लेकिन आप घोड़े से के सतह से चिपके हुए हो तो वहाँ पे अपॉन का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यही बताया है कि हायर पोजीशन हो, लेकिन लेवल में हायर पोजीशन हो, लेकिन टच हो रहा हो, तो आपके लेवल से वो जो आपका फ्रेंड है वो आपके लेवल से हायर पर है और सतह को टच कर रहा है, इसलिए ऑन का यूज़ आप अपॉन का यूज़ आप कर सकते हो। हालांकि वहाँ ऑन का भी यूज़ करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अपॉन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके डिपेंड होंगे, जब आप बोलोगे ना तब आपको ये यूज़ हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम की बात करो तो एग्जाम में आप ऑन का भी यूज़ कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लड़का छत पर खेल रहा है। लड़का छत पर खेल रहा है तो छत जो रूफ होता है उसकी सतह को टच कर रहा है। हम हवा में तैरते तैर तो नहीं खेल सकते, तैर कर तो नहीं खेल सकते, सतह को तो टच करेंगे, तो वहां पर ऑन का यूज करेंगे। चलिए बनाइए सेंटेंसेस को। हम बोलेंगे द बॉय इज प्लेइंग, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसीलिए मैंने बोला कि चलिए बनाइए, आप लोगों को पता होगा। ऑन द रूफ या टेरेस का भी यूज कर सकते हो। तो हमारा सेंटेंस हो गया द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ, लड़का छत पर खेल रहा है। तो ये ऑन और अपॉन में क्या कंफ्यूजन है, किस तरह से इसका यूज करना है, या फिर दोनों जगह आप ऑन का भी यूज कर दोगे तो भी सही है। लेकिन ये ऑन जो है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। उससे पहले और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑन टू के बारे में। ऑन और ऑन टू में अगर डिफरेंस नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे? देखिए, ऑन टू का मतलब ही होता है ऊपर या पर। ऑन टू का मतलब ऊपर पर होता है, लेकिन इसमें मूवमेंट होता है, मतलब गति होती है, हिलने वाला पोजीशन होता है। जैसे उसने बंदूक टेबल पे रख दी। मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है, उसके हाथों में बंदूक है, तो अपने हाथों से उठाकर यहाँ पे रख दिया। तो बंदूक जब वो रखा, मान लीजिए ये बंदूक है, बंदूक अगर मैं टेबल पे रखूंगी तो एक मूवमेंट के साथ रखूंगी ना, फिर वो जाके सरफेस से टच होगा। यहाँ पर से ऐसे करके मैं रखूंगी तो यहाँ पर मूवमेंट होगा, उसके बाद वो सरफेस को टच करेगा, तो वहां पे यूज करेंगे हम ऑन टू का। लेकिन ऑन में क्या डिफरेंस है? ऑन में क्या डिफरेंस होता है? ऑन में पहले से ही कोई चीज सरफेस से टच रहती है, मूवमेंट ही होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, पहले से वो सरफेस से टच रहती है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज कर देते हैं। लेकिन मूवमेंट के साथ अगर कोई चीज सरफेस से टच होती है तो वहां पर ऑन टू का यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंसेस कैसे होगा। अब बोलोगे मैम एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो गाइस वो तो आपको समझ में आ जाएगा ना, सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि उसने बंदूक टेबल पे रख दी तो मूवमेंट के साथ ही रखेगा ना, डायरेक्टली तो उस पर रखेगा नहीं, मूवमेंट होगा, रखने के लिए मूवमेंट होगा, इसीलिए वहां पर हम ऑन टू का यूज कर देंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही पुट द गन, पुट मतलब रखना होता है, ओके, ही पुट द गन ऑन टू द टेबल। अब आपको सेंटेंसेस दिया रहेगा कि ही पुट द गन डैश द टेबल, तो ही पुट द गन हम बोल रहे हैं ना, तो उसमें समझ में आ जाना कि यहाँ पर रखने की बात हो रही है, तो रखेगा तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो ऑन टू लगाएंगे,
ओके। नेक्स्ट है बिल्ली मेज पर कूदी। तो अभी ये फ्लोर से टच है, बिल्ली जो यहाँ पे आपको दिख रही है फ्लोर से टच है, तो यहाँ पे हम फ्लोर से टच है तो हम बोलेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। कैट जो है फ्लोर से चिपकी हुई है, उस पर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ से वो जंप करेगी तो टेबल पे आएगी, तो एक मूवमेंट के साथ टेबल के सरफेस से टच करेगी, है ना, तो मूवमेंट होगा यानी कि ऑन टू का यूज होगा। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे द कैट जम्प्ड, कूदना यानी कि जम्प्ड, द कैट जम्प्ड ऑन टू द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। ओके, तो ये आपका ऑन टू है। अब ऑन और किस किस कंडीशन में ऑन का यूज किया जाता है वो भी देख लिया। पहला तो आपको समझ में आ गया, सरफेस से टच कोई चीज करेगा तो वहां पर ऑन का यूज कर देंगे, लेकिन और क्या क्या कंडीशन है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि ऑन का यूज बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ऑन का यूज आप डायरेक्शन बताने के लिए भी कर सकते हो, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, आप सुने होंगे ना, तो ऑन का यूज किया जाता है डायरेक्शन में। जैसे चित्र में राम बाईं ओर बैठा था, मान लीजिए तस्वीर है एक, आपने फोटो खिंचाया था, यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पे रिया बैठी है, यहाँ पर राम बैठा है, तो आप पिक्चर को देखकर बता रहे हो कि चित्र में राम बाईं ओर बैठा है, तो अब बाईं ओर उसको डायरेक्शन बता रहे हो ना, वो कहाँ पर बैठा है, किस साइड बैठा है, उसकी डायरेक्शन को बता रहे हो, तो यहाँ पर ऑन का यूज होगा। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे राम वॉज सिटिंग, पास्ट का है इसीलिए राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, इन पिक्चर, चित्र यानी कि पिक्चर। तो राम वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन पिक्चर। देखिए, यहाँ पर आप बोलोगे मैम ये कॉन्टिन्यू तो नहीं चल रहा जो आपने सिटिंग का यूज कर दिया। गाइस, यहाँ पर बोला सेंटेंस को पढ़िए, जरूरी नहीं है कि आपके सेंटेंसेस में रहा है, रही है आएगा तभी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। सेंटेंसेस को पढ़ के भी समझा जाता है। चित्र में राम बाईं ओर बैठा है, तो अभी बैठा है बाद में खड़ा हो गया क्या, चित्र से खड़ा हो गया नहीं, वो तो बैठने वाला पास्ट में काम तो चल ही रहा था, कंटिन्यू था ना, इसीलिए वहां पर सिटिंग का यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट है जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। किसी को आप डायरेक्शन बता रहे हो ना, कि अगर आप मतलब मान लो कोई आपका स्कूल को नहीं जानता है, तो आप बोलोगे यहाँ से सीधे जाओ, आप दाईं ओर मुड़ोगे तो वहां पर मेरा स्कूल मिल जाएगा, तो आप डायरेक्शन उसे बता रहे हो, तो डायरेक्शन बताने के लिए ऑन का यूज करेंगे। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू विल फाइंड माई स्कूल, यू विल फाइंड माई स्कूल, आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा, यू विल फाइंड माई स्कूल। व्हेन, जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे, यू टर्न ऑन द राइट। ओके, सो आपको समझ में आ गया, जब भी ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट आपको डायरेक्शन बतानी होगी तो वहां पर आप सिंपली ऑन का यूज कीजिएगा, सेंटेंसेस बिल्कुल राइट होंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें पिक्चर का तो जरूरत ही नहीं है, इमेज का तो जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे भी समझ जाओगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट साइड की बात रहेगी तो वहां पर ऑन का यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑन का यूज करेंगे डेट ओकेजन बताने के लिए। जब कोई डे बताते हो ना, डे जैसे कि 16 अप्रैल या 25 जनवरी, तो आप कोई डे बताओगे तो वहाँ पे ऑन का यूज़ कर सकते हो। डेट बताओगे, डे यानी कि संडे मंडे भी हो गया, ओके, संडे मंडे, या फिर कोई डेट बताओगे, या ओकेजन जैसे स्पेशल ओकेजन हो गया, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, तो ऐसा कोई बताओगे तो वहाँ पे ऑन का यूज़ आप कर सकते हो। जैसे वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी, तो सोमवार आपने डेज ऑफ वीक की बात कर दिया ना, डे आपने बताया कि वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी, तो जब आप संडे मंडे की बात करोगे ना, यानी कि डेज ऑफ वीक की बात करोगे, तो वहाँ सिंपली ऑन का यूज होता है। ये जब मैं आपकी टेस्ट लेती हूँ ना, बीच बीच में जो मैं प्रैक्टिस वाली क्लास लेकर आती हूँ, वहाँ पे मैंने ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। तो ये देखिए, ये सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे कि वह सोमवार को यहाँ मुंबई से वापस आएगी, तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई से, यानी कि फ्रॉम मुंबई। यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ क्यों किया गया है ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जब मैं फ्रॉम का यूज़ बताऊंगी ना, तो वहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगी। तो हमारा सेंटेंस हो गया सी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे।
ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे पिता 16 अप्रैल 1996 को कंपनी में शामिल हुए, तो यहाँ पे आप डेट बता रहे हो, आप डेट बता रहे हो, ईयर बताओगे, ईयर बताओगे, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर आप डेट बता रहे हो, ईयर को छोड़ो, ईयर आप मतलब मत सोचो, ठीक है। जब आप डेट बताओगे ना तो वहाँ पर ऑन का यूज़ किया जाता है। तो हम इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, my father joined the company, my father joined the company। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इस तरह से आप बोर भी नहीं होंगे और आप बहुत कुछ नया सीख भी जाओगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, कंपनी ऑन 16 अप्रैल 1996। ओके, नेक्स्ट है, मैंने उसे मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया। मदर्स डे एक अच्छा ओकेजन हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे, बर्थडे या एनिवर्सरी, ये सब क्या हो गया, आपका एक स्पेशल ओकेजन हो गया, तो यहाँ भी ऑन का यूज़ करेंगे। तो मैंने उन्हें मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे, आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट, भेंट किया यानी कि अ गिफ्ट टू हर ऑन मदर्स डे, मदर्स डे। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि जब भी डे, डेट या ओकेजन की बात करोगे तो वहाँ पे आप सिंपली ऑन का यूज़ कर दोगे। तो ये सेकंड यूजेस था ऑन, थर्ड यूजेस था ऑन का। तो ये आपको समझ में आ गया ना, बस इतना कंडीशन में यूज़ होता है। पहला जो सरफेस से अगर चिपका हुआ कोई चीज़ रहता है तो वहाँ पे आप ऑन का यूज़ कर देना। सेकेंड, जब आप किसी को डायरेक्शन बताओगे तो वहाँ पे ऑन का यूज़ कर देना। थर्ड, जब डे, डेट या ओकेजन की बात करो तो वहाँ पे ऑन का यूज़ कर देना। तो यही आपका ऑन होता है। क्लियर? आई होप आपको ऑन समझ में आ गया। ओके, चलिए अब देखिए, ऊपर के सेंस में बहुत सारे प्रेपोजिशन थे, ओवर, एवर्ब, अप और ऑन। ऑन हम लोगों ने सीख लिया। अब देखते हैं ऊपर के सेंस में और कौन से प्रेपोजिशन है। सो गाइस, अब है ओवर। ओवर का यूज करेंगे ऊपर के सेंस में, जब कोई चीज ठीक ऊपर रहती है, ठीक ऊपर रहती है। अब ये मैंने पेन ऊपर रखा तो ये मेरे सिर से ठीक ऊपर है ना, एकदम ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे मैं ओवर का यूज करूंगी। देखिए यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, इस लड़की के ठीक ऊपर में फैन है ना, एकदम सिर के ठीक ऊपर में है। तो जब कोई चीज आपसे ठीक ऊपर में रहती है तो वहां पे आप ओवर का यूज बेझिझक कर देना राइट होगा। जैसे मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, अब ये लड़की बोल रही है कि मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, तो एकदम सीधा पंखा है, इधर नहीं है, साइड साइड नहीं है, ठीक है, एकदम सीधा में ठीक ऊपर है। मैं बार बार बोल रही हूँ ठीक ऊपर है। ओके, तो वहां पे हम यूज करेंगे ओवर का। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, देयर is a fan over my head, there is a fan over my head। जो फैन है वो मेरे सिर के ठीक ऊपर है। ओके, तो ये ठीक ऊपर के लिए आप ओवर का यूज करोगे, लेकिन अगर पिक्चर नहीं आएंगे, पिक्चर नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको बिना पिक्चर का समझ नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लड़की रस्सी के ऊपर कूद गई। मान लीजिए ये रस्सी है, ओके, ये बीच में रस्सी लगी हुई थी, अब लड़की को इस तरफ से उस तरफ जाना था, तो ये यहाँ से जंप करके यहाँ गई। तो देखिए यहाँ पर जंप की तो ये रस्सी के ठीक ऊपर में आई ना। अब मेरे ऊपर से कोई जंप करेगा, यहाँ से इधर जंप करेगा तो इधर से आएगा तो यहाँ तो आएगा ना, मेरे ठीक ऊपर तो आएगा ना। ठीक ऊपर तो आ रहा, लेकिन मूवमेंट होके जा रहा है। मैंने बताया था ना, ओवर जब मैं एक साथ बता रही थी तो मैंने बताया था ना कि मूवमेंट होगा, ऊपर से तो जाएगा, ऊपर नो टच नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट करेगा। तो वहां पे आपका यूज करना है ओवर का। अब अगर ये सेंटेंसेस अगर इंग्लिश में आपको दी हुई रहती, जैसे एग्जाम में अगर आपका दिया रहता कि जैसे कि आप पहले इसके इंग्लिश आप बनाओ, ठीक है, इसका इंग्लिश हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द गर्ल जम्प्ड ओवर द रूप। अब देखिए ये सेंटेंसेस अगर आपको एग्जाम में दिया रहता, आपका एग्जाम में दिया रहता है कि द गर्ल जम्प्ड डैश द रोप। अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पर इसके हिंदी मीनिंग क्या लिख रहा है कि लड़की रस्सी के ऊपर से कूदी, ऐसा लिखा रहा है कि ऊपर से कूदी। तो कूदी तो मूवमेंट हुआ, यानी कि वो ओवर आएगा, मूवमेंट होगा और ठीक ऊपर भी रहेगा। अब यहां से यहां कूदेगी तो इसके ठीक ऊपर आएगी, तो वहां पे यूज करना है ओवर का। एकदम
क्लियर है, एकदम क्लिस्टर क्लियर है कि यहाँ पर ओवर का यूज होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपनी आंखों पर हाथ रखो। अपनी आंखों पे हाथ रखो, तो अब ये मैंने ओवर का और एक यूज बताना, कवर होगा, कोई चीज कवर होगा तो वहां पे आपको ओवर का यूज करना है। अब अपनी आंखों पे हाथ रखोगे तो हाथ आपका कवर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे यूज कर देना है आपको ओवर का। ओके, चलिए ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे, पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज, ओवर योर आईज। इसी तरह से अपनी कानों पे हाथ रखो तो बोलोगे पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, तो कोई चीज कवर करने की बात करोगे तो वहां पे आप ओवर का यूज कर देना। तो ये आपके ओवर के सिचुएशन थे। आई होप आपको समझ में आ गया। 3 कंडीशन थे, एक ठीक ऊपर। बस इतना याद रखना है कि अगर मूवमेंट भी हो रहा है ना, तो मूवमेंट होगा तो ठीक ऊपर वहां पर आएगा, तो वहां पे आपको यूज कर देना है सिंपली ओवर का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ओवर एवर्ब में, क्योंकि एवर्ब का मतलब भी होता है ऊपर। अब यहाँ पे मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यह तस्वीर में देखिए। तस्वीर पहले मैं पिक्चर के थ्रू बताऊंगी, उसके बाद मैं पिक्चर के बिना आपको कैसे करना है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो पिक्चर के थ्रू देखिए। अब ये लड़की के ऊपर तो है पंखा, अब लड़की नीचे है, ऊपर तो है। अब आप बैठे हैं तो जरूरी थोड़ी कि आपके सिर के ठीक ऊपर पंखा होगा, साइड में भी तो हो सकता है, लेकिन साइड में है फिर भी तो आपसे ऊपर ही है ना, लेबल में तो वो आपसे ऊपर ही है। तो ऊपर के सेंस में ही आप वर्ब का यूज करेंगे, मतलब ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। ओवर में ठीक ऊपर था, लेकिन एवर्ब में ऊपर रहेगा लेकिन ठीक ऊपर नहीं रहेगा। ये लड़की के सिर के ऊपर तो है पंखा, लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। एवर्ब का यूज करेंगे। सो हमारा सेंटेंस वैसे बनेगा, बस ओवर की जगह एवर्ब का यूज कर देंगे। सिचुएशन आपको समझ में आ गया ना, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे, देयर इज अ फैन, देयर इज अ फैन अबव माई हेड, अबव माई हेड। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया एवर्ब और ओवर में क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आपको पता ना चले कि ठीक ऊपर है या नहीं, तो फिर आप कैसे यूज करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चांद मेरे सिर के ऊपर है। ठीक है, चांद मेरे सिर के ऊपर है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आपको समझ में ही ना आए। ठीक है, कोई क्वेश्चन हमें समझ में आ जाते हैं कि इसमें क्या यूज करना है। तो चलिए ये सेंटेंसेस को पहले फ्रेम करते हैं। चांद मेरे सिर के ऊपर है, तो बोलेंगे द मून इज अबव माई हेड। अब आपने ये तो बोल दिया कि चांद मेरे सिर के ऊपर है। अब जरूरी थोड़ी है कि आप रूम में बैठे हो, आप खिड़की से देख रहे हो कि चांद ऊपर में है, तो जरूरी थोड़ी है कि आपके सिर के ऊपर है चांद। नहीं, आप देख रहे हो कि चांद ऊपर है लेकिन आपके ठीक ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर अबव का यूज करेंगे। तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग पढ़ के समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज की बात हो रही है। सिर्फ ऊपर है या ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा हिंट्स दे दिया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ अबव का यूज होगा या ओवर का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है ईमानदारी पैसे से ऊपर है। अब ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बोला था ना कि एवर्ब में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जिसे कि हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी आप महसूस कर सकते हो। ईमानदारी पैसे से ऊपर है, तो ईमानदारी आप फील कर सकते हो। तो फील जिसे कर सकते हो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, वहाँ पे एवर्ब का यूज करना है। सो ये हमारा सेंटेंस बन गया, ईमानदारी पैसे से ऊपर है। Honesty is above the money. Honesty is above the money. ईमानदारी पैसे से ऊपर है, honesty is above the money. ओके, नेक्स्ट है, वह मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही थी। अब वो मेरे फ्लैट के ऊपर तो थी, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपके फ्लैट के सीधे ऊपर में थी। आपका फ्लैट यहाँ पर है, जरूरी थोड़ी है कि आपका फ्लैट के ठीक ऊपर में रहेगी। ठीक ऊपर में रहेगी तो वहाँ ओवर का यूज करेंगे। मान लीजिए आपका फ्लैट यहाँ है और उसका फ्लैट आपका ऊपर वाले से बगल वाले में है, तो आपसे ऊपर तो है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है उसका फ्लैट, तो वहाँ पे आप वर्ब का यूज करेंगे। तो वह मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही थी। सो ये सेंटेंसेस को आप बोलोगे, सी वॉज लिविंग। सी वॉज लिविंग। ये सारे सिचुएशन आपके बोलने पे डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइम
किस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हो। ओके, तो शी वॉज लिविंग अबव माई फ्लैट, वह मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही थी। ओके, तो ये अबव भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। गाइज, इन सब का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को पीडीएफ देती हूँ, वैसे ये भी आप लोगों के लिए पीडीएफ रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। इतना जितना भी मैं आपको प्रिपोजिशन सिखाने वाली हूँ ना, सबका बढ़िया से आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, आपके टेलीग्राम पर। अगर आप लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। आप प्री इंग्लिश क्लासेस सर्च करोगे ना तो आपको मेरा चैनल विजिट हो जाएगा। वहाँ पे आप जाना, हमारे जो भी पर डे वाली पीडीएफ होती है वहाँ पर अपलोड रहती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, लेकिन ज्वाइन ज़रूर करना। ज्वाइन करने से आपका बहुत ही प्रॉफिट मिलने वाला है। पर डे की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाती है, जिससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं समझा रही हूँ उसे आप समझते हुए चलो। देखिए, अबव और ओवर दोनों का यूज़ हम ऊपर के सेंस में करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है। घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको ठीक ऊपर और ऊपर वाला सेंस बताया था ना, वही है। अब यहाँ पर आपको ये टेबल दिख रही है, टेबल से ठीक ऊपर है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, पहले आप बताइए। मैंने बता दिया है ना कि यहाँ पर कैसे यूज होगा, ठीक ऊपर और ऊपर के लिए क्या यूज होता है ये मैंने आपको बताया। तो पहले आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है, पिक्चर भी है और लिखा भी है। इससे आपको समझ में आ गया कि घड़ी कहाँ है, ऊपर है, केवल ऊपर है या ठीक ऊपर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बनाइए, सभी स्टूडेंट को बनाना है। इतना मेहनत से मैं आपको समझाती हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर भी कर दिया कीजिए, और जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ ना उसका आंसर दिया कीजिए। इस तरह से आपको मुझे पता चल पाएगा ना कि आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। क्या यूज़ करेंगे, घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है जी, ओवर का यूज़ करेंगे। ओवर का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ ठीक ऊपर रहती है तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। ओके, सो ओवर का यूज़ करके ये सेंटेंसेस को बनाएंगे। हम बोलेंगे द क्लॉक इज ओवर द टेबल, ओवर द टेबल। द क्लॉक इज ओवर द टेबल, घड़ी टेबल के ठीक ऊपर है। नेक्स्ट सेंटेंस है घड़ी टेबल के केवल ऊपर है, मतलब ऊपर तो है लेकिन केवल ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं है। देखिए यहाँ ठीक ऊपर है क्या, नहीं। लेबल की बात करें तो लेबल, इसके लेबल से ये ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओनली अबव। ओके, अबव का यूज़ करेंगे। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द क्लॉक इज above the table, above the table। हमारा सेंटेंस हो गया द क्लॉक इज above the table, घड़ी टेबल के केवल ऊपर है। ओके, सो above और ओवर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। ऊपर के सेंस में नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है अप। अप का मतलब भी होता है ऊपर। ये बहुत ही ईजी है, ये नॉर्मली स्टूडेंट को समझ में आ जाते हैं। इसके अगर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में तो समझ में आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर जब कोई चीज़ ऊपर जाने की बात होगी तो वहाँ पे हम यूज़ कर देंगे अप का। जैसे क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आप पेड़ हैं, अब यहाँ पर आप खड़े हो तो आप पूछ रहे हो क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो, यानी कि ऊपर जाने की बात हो रही है ना, पेड़ के ऊपर जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे अप का। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कैन यू सकते हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए कैन से स्टार्ट हुआ। कैन यू क्लाइम अप दिस ट्री, कैन यू क्लाइम अप दिस ट्री, क्या तुम इस पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हो, या पेड़ के ऊपर या पेड़ पर हो या ऊपर हो। ओके, बात एक ही है। कैन यू क्लाइम अप दिस ट्री। नेक्स्ट है वह दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़ गया यानी कि दीवार के ऊपर गया, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे वह दीवार पर चढ़ गया। ही रैन अप द वॉल, ही रैन अप द वॉल, वह दीवार पर चढ़ गया। नेक्स्ट है आजकल क्या चल रहा है। देखिए ये नॉर्मली हम डेली यूज सेंटेंस की तरह यूज करते हैं, तो इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं व्हाट्स अप, आजकल क्या चल रहा है, व्हाट्स अप, इस तरह से हम यूज करते हैं। ओके, अप का यूज हम यहाँ भी कर लेते हैं।
तो ये ऊपर के सेंस में अभी तक आपने जो प्रेपोजिशन को सीखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रेपोजिशन हमारे ऊपर के सेंस में थे। ओवर का हम लोगों ने देख लिया, एबव भी देख लिया, ऑन भी देख लिया, अप भी देख लिया। ऊपर का सीख गए, ऊपर में क्या क्या कैसे यूज किया जाता है ये सीख गए। अब नीचे का सीखते हैं, ठीक है। नीचे के लिए कौन कौन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं वो सीखते हैं हम। अब हम सीखेंगे नीचे वाले प्रेपोजिशन। जैसे नीचे के लिए यूज होता है अंडर, बिलो, बीनीथ या अंडरनीथ, डाउन, इनका यूज किया जाता है। अंडर का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, नॉट फुल्ली कवर्ड, मतलब पूरा कवर नहीं रहेगी। कम के सेंस में करेंगे इन वेट, वेट में कोई चीज कम रहेगा। नीचे के सेंस में यूज करेंगे लोअर इन रैंक देन समबडी, मतलब किसी इंसान से कुछ नीचा रहना, पावर पोजीशन में नीचा रहना। ओके। बिलो का यूज करेंगे नीचे के सेंस में इन लेवल, इन अ लिस्ट, इन पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए जैसे आपने अबव का यूज किया ना, अबव का जस्ट ऑपोजिट होता है बिलो। अबव मतलब ऊपर, उसका जस्ट ऑपोजिट होगा बिलो। इस तरह से आप याद कर लेना। अबव में जो जो कंडीशन होते हैं वही बिलो में भी होते हैं। तो जहां पर आप ऊपर के सेंस में अबव का यूज करते हैं, अगर वही नीचे का सेंस आएगा तो बिलो का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। कम इन लेंथ, विड्थ या हाइट में भी कर सकते हो। ओके। बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, फुल्ली कवर्ड होगा। और डाउन का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कि अप का यूज ऐसे आपने किया ना, उसका जस्ट अपोजिट डाउन हो जाएगा। चलिए इसके एक एक करके हम सभी को सीखते हैं। पहले अंडर, देखिए इसके 3 सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन में कैसे यूज किया जाता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए अंडर का यूज करेंगे नीचे के सेंस में, नॉट फुल्ली कवर्ड, मतलब पूरी तरह से वो कवर्ड नहीं रहेगा। इस सेंस में हम अंडर का यूज करेंगे। वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अब पिक्चर में देखिए, देखिए जूम मैंने कर दिया, पिक्चर में देखिए ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर ये पेड़ है। अब ये पेड़ के नीचे तो है, ये पेड़ के नीचे है ना, पेड़ के नीचे तो है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से कवर है? पूरी तरह से कवर नहीं है। ये तो पूरा खुला है, इधर से भी हम देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं, आगे से देख सकते हैं, सब तरफ से हम इसे देख सकते हैं। ये फुल्ली कवर्ड नहीं है, तो मतलब नीचे रहेगा लेकिन कोई चीज़ कवर में नहीं रहेगा, तो वहाँ पे सिंपली आप यूज़ कीजिएगा अंडर का, ठीक है। मतलब नीचे रहेगा लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं रहेगा, तो वहाँ यूज़ करेंगे अंडर का। तो वह पेड़ के नीचे बैठी हुई है। इस सेंटेंसेस को अगर आप बनाने जाओ तो आप बनाओगे, सी is sitting. She is sitting under the tree. Under the tree. अब बोलोगे मैम अगर एग्जाम इमेज नहीं रहा तो हम एग्जाम में कैसे इसका यूज करेंगे? जैसे कि आपके अगर सेंटेंसेस आते हैं, सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो अंडर की जगह डैश रहता है, सी इज सिटिंग डैश द ट्री। अब ट्री के नीचे कोई बैठे रहेगा तो ट्री थोड़ी ना उसे पूरा कवर कर लेगा, ये तो हम सोच ही सकते हैं। ये सब सारी बातें तो हम सोच ही सकते हैं, जो नहीं हमें समझ में आती है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ट्री के अगर नीचे आप बैठे हो तो आप फुल्ली कवर्ड नहीं रहोगे, तो वहाँ पे हम यूज़ कर देंगे अंडर का, क्योंकि नॉट फुल्ली कवर्ड रहेगा तो वहाँ अंडर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, मेरा बैग टेबल के नीचे पड़ा है। तो टेबल तो मतलब खुला होता है ना, चारों ओर से खुला रहता है, सिर्फ उसका 4 पैर होता है, तो वो तो हम देख सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से हम देख सकते हैं, तो वो भी फुल्ली कवर्ड नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अंडर का। सो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, माई बैग इज लाइंग, पड़ा हुआ है ना, तो लाइन में आईएनजी लगा देंगे, लाइंग हो जाएगा, अंडर द टेबल। आप बोलोगे मैम ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या जो आपने आईएनजी लगा दिया? तो गाइस मेरा बैग टेबल के नीचे पड़ा है, पड़ा है मतलब पड़ा है, अभी भी पड़ा है, मैं उठाई नहीं हूँ, पड़ा है, ऐसा आप बोल रहे हो। देखो मेरा बैग वहाँ पड़ा है, तो मतलब वो तो पड़ा है ना, कंटिन्यू चल रहा है, तो वहाँ पे तो आईएनजी लगेगा ही। कुछ बोल का भी समझ में आता है, रहा है, रही है, तो डायरेक्ट हम लगा देते हैं, लेकिन कोई सेंटेंसेस बोल कर समझना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे पूल के नीचे खड़े थे। बच्चे पूल के नीचे खड़े थे, तो पूल क्या कवर कर लिया है, पूरे नीचे वाले इलाकों को कवर कर लिया है? नहीं, कवर नहीं किया है, बस लेबल में वो नीचे है, कवर नहीं किया है। ओके, सो ये सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे द चिल्ड्रेन वर स्टैंडिंग, द चिल्ड्रेन वर स्टैंडिंग
अंडर द ब्रिज। अब मुझे आई थिंक मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आईएनजी क्यों लगा है। क्योंकि हम बोल रहे कि बच्चे पूल के नीचे खड़े थे, मतलब कुछ देर तक कंटिन्यू खड़े थे, जब तक मैं देख रही थी वो खड़े थे, तो कंटिन्यू चल रहा था, आईएनजी लगेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिए। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अभी तक मैंने ऊपर के सेंस पे इतने सारे प्रपोजिशन सिखाए, नीचे के लिए अंडर सिखाया, आप लोगों को समझ में आ गया? बिना इमेज के भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस इतनी भी अटपटे नहीं आते एग्जाम में। ऐसा सेंटेंसेस होता है जो समझना पॉसिबल होता है बिना भी इमेज का। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी वैसे बहुत सारे प्रपोजिशन सिखाऊंगे, विदाउट इमेज ही सिखाऊंगी, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, और भी सिचुएशन में अंडर का यूज होता है, चलिए वो भी बता देती हूँ। देखिए क्या क्या सिचुएशन होता है अंडर का। पहला सिचुएशन, अगर कोई चीज कवर नहीं रहेगा तो वहां पे आप अंडर का यूज कर देना। नेक्स्ट है नीचे या कम के सेंस में भी यूज होता है, जैसे ये बच्चे 10 साल से छोटे हैं। मैंने बताया था ना, कम यानी कि एज में कम, एज मैंने बताया था ना, एज, तो एज में भी हम इसका यूज करते हैं अंडर का। तो ये बच्चे 10 साल से छोटे हैं, तो आप बोल सकते हो दिस चिल्ड्रेन आर अंडर 10, अंडर 10 मतलब छोटे हैं, एज में कम है, ये 10 साल से कम है, तो आप बोल सकते हो दिस चिल्ड्रेन आर अंडर 10। ओके, नेक्स्ट है, यदि तुम 18 साल से कम हो तो तुम्हें जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 18 साल से कम यानी कि यहाँ भी एज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अंडर का यूज करेंगे। सो यदि तुम 18 साल से कम हो, बोलेंगे इफ यू आर अंडर 18, तो तुम ये जॉब नहीं कर सकते। हम बोलेंगे यू कांट जॉइन द जॉब, तुम इस जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते। इफ यू आर अंडर 18 यू कांट जॉइन द जॉब। ओके, नेक्स्ट है, तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं। और मैंने नीचे के सेंस में क्या बताया था कि किसी व्यक्ति से नीचे पोजीशन में रहना। ओके, तो यहाँ पर आप बोल रहे तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं। नीचे यानी कि एकदम नीचे नहीं, मतलब तुम्हारे पोजीशन के हिसाब से। अब तुम मैनेजर हो तो एम्प्लॉय कितने काम करते हैं, आपसे नीचे रैंक पे हैं वो लोग, है ना, पोजीशन में आप लोगों से नीचे है, तो क्या वो लोग नाटे हो गए? नहीं, यहाँ पोजीशन की बात करें, आपके पोजीशन के हिसाब से वो नीचे में है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अंडर का। ओके, तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं, हम बोलेंगे हाउ मैनी पीपल वर्क अंडर यू। तो हमारा सेंटेंस हो गया हाउ मैनी पीपल वर्क अंडर यू, तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं। ओके, तो ये अंडर का यूज आपको समझ में आ गया। इतने सारे कंडीशन में आप अंडर का यूज कर सकते हो। इसकी पीडीएफ जब मिलेगी ना, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, भर के प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप एग्जाम में भी इसका यूज कर पाओ और स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर पाओ। अब देखिए, अब नेक्स्ट है बिलो का भी यूज किया जाता है नीचे, लेकिन ये नॉर्मली नीचे चीज की नहीं, लेवल में, बॉडी पार्ट्स में जब नीचे की बात करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे बिलो का। जैसे उसका नाम मेरे नाम से नीचे है, तो जब किसी चीज की लिस्ट की बात करोगे, मान लो ये लिस्ट निकला है, मार्कशीट का लिस्ट निकला है, यहाँ पर ये मार्कशीट का लिस्ट है हमारा। अब मार्कशीट में यहाँ सबके नाम इस तरह से लिखे हुए हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे मान लीजिए किसी अदर पर्सन का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर रिया का नाम लिखा हुआ है। अब मैं दूसरे पर्सन से बोल रही हूँ कि उसका नाम मेरे नाम से नीचे है, मतलब रिया का नाम मेरे नाम से नीचे है, तो लिस्ट में नीचे रहने की बात कर रहे हैं ना, पोजीशन में नीचे रहने की बात तो नहीं कर रहे ना, पोजीशन में नहीं, या फिर कोई चीज़ कवर, आधा कवर, फुल्ली कवर्ड नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल रहे हम यहाँ लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो जब कोई लिस्ट में कोई चीज़ नीचे रहता है तो वहाँ पे आप बिलो का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो उसका नाम मेरे नाम के नीचे है, तो आप बोल सकते हो हिज नेम, उसका नाम यानी कि हिज नेम इज बिलो माई नेम, हिज नेम इज बिलो माई नेम, उसका नाम मेरे नाम से नीचे है। नेक्स्ट है, उसकी उंगली पानी के नीचे था,
यहाँ पर आप देखिए बॉडी पार्ट्स में, मैंने बॉडी पार्ट्स में भी बोला था ना कि कोई चीज़ नीचे रहेगा। अब यहाँ पर हो गया पानी। अब पानी में हम क्या करते हैं, कभी कभी पानी रहता है तो उसमें उंगली हम घुसाते हैं ना, इस तरह से उंगली कभी घुसाते हैं ना, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि उसकी उंगली पानी के नीचे था। तो यहाँ भी आप बिलो का यूज़ कर सकते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो, हिज फिंगर वॉज below water. His finger was below water. उसकी उंगली पानी के नीचे था। नेक्स्ट है, इस रॉड की लंबाई 5 फीट से कम है। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना, लंबाई की भी बात करेंगे। देखिए बिलो में किसी लेंथ की, हाइट की, वेट्स की बात करेंगे तो भी हम वहाँ पर बिलो का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लंबाई की बात करो, यानी कि यहाँ पर बिलो का यूज़ हो सकता है। इस रॉड की लंबाई 5 फीट से कम है, तो आप बोल सकते हो the length of this rod is below 5 feet. 5 feet. तो हमारा सेंटेंस हो गया, द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज बिलो 5 feet. तो जब भी आप लंबाई की बात करोगे, लेंथ, हाइट, ये सब की बात करोगे तो वहाँ पे बिलो का यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बिलो नीचे के सेंस में। अब बॉडी पार्ट्स में भी हम नीचे के सेंस में बिलो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स नेम इतने सारे मैंने बताया था ना कि इन लिस्ट में बात करोगे, बॉडी पार्ट्स में बात करोगे या फिर लेंथ, हाइट की बात करोगे, सब में अगर कम रहने की बात होगी तो आप बिलो का यूज़ करेंगे। ओके, सबको जब आप एक साथ देखोगे ना, अभी तो आपको सीख रहे होगे तो आपको कन्फ्यूज़न थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन जब इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक साथ सभी की एग्जांपल्स देखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैम ने क्या सिखाया था, कहाँ पर किसका यूज़ करना है। तो टॉम की आंखों के नीचे निशान है, ये टॉम है। टॉम के देखिए यहाँ पर निशान है ना, वैसे मैंने ये निशान बनाया, इसमें निशान था नहीं, तो यहाँ पे निशान है। तो बॉडी पार्ट्स नेम की बात करें, उसकी आंखों के नीचे निशान है, तो बॉडी पार्ट्स नेम की बात करेंगे तो वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं बिलो का। तो टॉम की आंखों के नीचे निशान है, हम बोल सकते हैं टॉम हैज़ अ स्कार बिलो हिज आईज। टॉम हैज़ अ स्कार बिलो हिज आईज। टॉम की आंख के नीचे निशान है। ओके, नेक्स्ट है, उन्होंने 50 से कम रन बनाए। उन्होंने 50 से कम रन बनाए, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए? इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे हम बोलेंगे ही, उन्होंने मतलब दे स्कोर्ड बिलो 50 मतलब उन्होंने 50 रन बनाए। नेक्स्ट है, वह 5 फीट से कम है। लेंथ की बात करें, वो 50, हाइट की बात करें कि वो 5 फीट से कम है, तो हम बोल सकते हैं ही इज बिलो 5 फीट। वह 5 फीट से कम है, ही इज बिलो 5 फीट। तो ये नीचे के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं नीचे के सेंस में नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या है। सो नीचे के सेंस में नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बीनीथ, अंडरनीथ। बहुत ही ईजी है, इसका यूज़ करते हैं जब चीज़ कोई फुल्ली कवर्ड रहती है। ओके, फुल्ली कवर्ड होगी कोई चीज़ तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बीनीथ या अंडरनीथ। जैसे मेरा कमरा आपके कमरे से नीचे है। ओके, तो देखिए मेरा कमरा आपके कमरे से नीचे है, तो मान लीजिए ये मेरा कमरा है। ओके, इसका नीचे आपका कमरा होगा, तो इसका नीचे है तो आपके कमरे को तो मेरा कमरा ने घेर लिया है ना, कवर कर लिया है। तो कवर कोई चीज़ कर लेता है, कोई चीज़ कवर फुल्ली कवर्ड हो जाती है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है बीनीथ का। अब और एक एग्जांपल में देती हूँ। मान लीजिए ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका लैपटॉप है और लैपटॉप के नीचे आपने कोई तस्वीर रखी थी। लैपटॉप के नीचे अब यहाँ पर इस तरह से तस्वीर रखी हुई है, तो तस्वीर तो पूरी चिपकी रहती है, उसके ऊपर अगर मैं लैपटॉप रख दूंगी तो क्या आपको दिख रहा है? अच्छा, मैंने यहाँ हाथ है, हाथ के ऊपर मैंने पेन रखा था, फिर मैंने इस तरह से ढक दिया, उसके ऊपर से हाथ रख दिया, क्या आपको दिख रहा है मेरा पेन कहाँ है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये तो नहीं कि पेन नीचे नहीं है, पेन तो है नीचे,
मेरे ये हाथों के नीचे है ना पेन, तो पेन हाथों के नीचे है लेकिन फुल्ली कवर्ड है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, फुल्ली कवर्ड है, यानी कि इसमें यूज करेंगे बीनीथ का। जो नीचे तो रहेगा लेकिन फुल्ली कवर्ड रहेगा, दिखेगा नहीं। ओके, तो मेरा कमरा आपके कमरे से नीचे है, इस सेंस में हम बोलेंगे, एक मिनट, हाँ, बोलेंगे माई रूम, माई रूम इज बीनीथ या अंडरनीथ, किसी का भी यूज कर सकते हो, ज्यादा यूज बीनीथ का किया जाता है, ठीक है। द रूम इज बीनीथ योर रूम। तो हमारा सेंटेंस हो गया माई रूम इज बीनीथ योर रूम, मतलब मेरा कमरा आपके कमरे से नीचे है। नेक्स्ट है मेरा पेन मेरे कॉपी के नीचे है। अब पेन रख दिया, उसके ऊपर से भारी भारी कॉपी मैंने रख दिया, पेन तो दिख नहीं रहा कहाँ है, तो वो नीचे है लेकिन दिख नहीं रहा, फुल्ली कवर्ड है। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे द पेन इज बीनीथ, द पेन इज बीनीथ माई कॉपी। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, ठीक है, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। द पेन इज बीनीथ माई कॉपी। नेक्स्ट है पैसे तकिए के नीचे हैं। अब आपकी क्या आदत है कि तकियों के नीचे आप पैसे रख देते हो। अब पैसा रख दोगे, उसके ऊपर से पिलो रख दोगे, तो क्या आपको पैसा दिखेगा? पिलो तो पूरा कवर कर लेगा ना आपके पैसों को, वो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे यूज करेंगे अंडरनीथ या बीनीथ का। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा पैसे तकिए के नीचे है, बोलेंगे द मनी, the money is underneath, the money is underneath pillow, underneath pillow, मतलब पैसे तकिए के नीचे है, the money is underneath pillow। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। बीनीथ अंडरनीथ बहुत इजी है, बस नीचे रहता है लेकिन फुल्ली कवर्ड रहता है, तो वहाँ पर बीनीथ का यूज होता है और इसका बस एक ही यूजेस है, यही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। जैसे आपने अप का यूज ऊपर के सेंस में किया वैसे ही ये नीचे के सेंस में होगा। ओके, क्या यह लिफ्ट नीचे जा रही है? अब लिफ्ट के ऊपर मतलब आप खड़े हो और आप बगल वाले पर्सन से पूछ रहे हो क्या ये लिफ्ट नीचे जाती है? नीचे जाती है यानी कि नीचे जा रही है, तो यहाँ पे डाउन का यूज करेंगे, नीचे के सेंस में डाउन का यूज करेंगे। सो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे इज दिस लिफ्ट, इज दिस लिफ्ट गोइंग डाउन, गोइंग डाउन। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज दिस लिफ्ट गोइंग डाउन। नीचे मत देखो, तुम्हें चक्कर आ जाएगा, इतने ऊपर तो आ गई है। अब बोलिए नीचे देख के मेरे चक्कर आ रहा, देखिए लड़की को बहुत चक्कर आ रहा है नीचे देखकर। अब आप इसे समझाते हुए कह रहे हो कि नीचे मत देखो, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ जाएगा। तो आप नीचे देखने की बात करें, डाउन एरिया में देखने की बात करें, तो वहाँ पे डाउन का यूज करेंगे। तो बोलेंगे नीचे मत देखो, बोलेंगे don't look down, don't look down। तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, बोलेंगे you will get dizzy। चक्कर आना यानी कि dizzy। नेक्स्ट है मैं इसे अभी कागज पर लिखूंगा ताकि मैं भूल ना जाऊं। मतलब कुछ आप लिखने की बात करते हो यानी कि नोट जब करते हो ना, तो वहां पे हम बोलते हैं राइट डाउन, मतलब इसे लिख लो कहीं तुम भूल ना जाओ। ओके, तो लिखने के लिए भी हम डाउन का यूज कर लेते हैं। सो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे कि मैं इसे कागज में लिखूंगा ताकि मैं भूल ना जाऊं। बोल सकते हो आई विल write it, I will write it down, I will write it down। मैं इसे लिखूंगा ताकि मैं भूल ना जाऊं। now so I won't forget, so हमारा सेंटेंस हो गया I will write it down now so I won't forget। तो नीचे के सेंस में आपको यूज करना होगा डाउन। ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा ऊपर और नीचे के सेंस में कौन से प्रेपोजिशन का यूज करना है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं आगे कौन से प्रेपोजिशन है। सो नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है इन, एट, ऑन। अब इन, एट, ऑन
ये बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है, अक्सर स्टूडेंट की इसमें कन्फ्यूज़न आती है। अगर आप इसे नहीं सीखते हो इन, एट और ऑन में क्या डिफरेंस है तो आप भी कन्फ्यूज़ हो सकते हो। चलिए मैं बताती हूँ। पहले ये 3 सेंटेंस दिए हुए हैं। टीना ऑफिस में काम करती है। टीना उस ऑफिस पर खड़ी है। टीना ऑफिस के छत पर खड़ी थी। इसमें कौन कौन से प्रेपोजिशन लगेंगे, क्या आप बता सकते हो? पहले आप बताओ तो तीनों में फर्स्ट वाले में कौन से पूरा सेंटेंस आपको फ्रेम करके नहीं बताने, पहले मुझे ये बता दीजिए कौन से प्रेपोजिशन लगेंगे। फर्स्ट वाला टीना ऑफिस में काम करती है, ये आपका एक ऑफिस है। सॉरी, अच्छा सा ऑफिस थोड़ा बना दो। ये आपका एक अच्छा सा ऑफिस है। आप बताओ, आप मुझे बताओ। ये एक ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस है। टीना इस ऑफिस में काम करती है। टीना इस चेयर पे बैठ के यहाँ पर वो बैठ कर काम करती है, ठीक है। टीना यहाँ पर काम करती है। अब बताइए, टीना ऑफिस में काम करती है तो टीना ऑफिस के अंदर काम करती होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि टीना के बॉस ने उसे बाहर निकाल दिया, वो रोड पर बैठ के काम करती है, ऐसा तो नहीं है। टीना ऑफिस में काम करती है यानी कि ऑफिस के अंदर काम करती है। अंदर काम करती है यानी कि इनक्लोज्ड एरिया है। और जब आप किसी चीज़ के अंदर रहते हो और वो इनक्लोज्ड एरिया रहती है तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है इन प्रेपोजिशन का। तो हमारा ये सेंटेंस होगा टीना ऑफिस में काम करती है। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे टीना वर्क्स। टीना वर्क्स इन द ऑफिस। इन द ऑफिस मतलब आप कहीं पर हो और वो इनक्लोज्ड एरिया है। आप कहीं पर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो किचन हो, जहाँ इनक्लोज्ड एरिया रहती है तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे इनका, इनक्लोज्ड एरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टीना उस ऑफिस पे खड़ी है। मान लीजिए टीना यहाँ पर काम कर ली है, टीना ऑफिस में काम कर ली है, ऑफिस से बिगड़ गया तो टीना ऑफिस में काम करती है, ठीक है। ऑफिस में अब छुट्टी हो गया, 4 बज गए, ऑफिस का छुट्टी हो गया। अब टीना अपने भाई का इंतजार कर रही है ऑफिस के बाहर। ऑफिस के बाहर खड़ी है टीना, यहाँ पर ऑफिस में बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी होकर अपने भाई का इंतजार कर रही है कि रोज उसका भाई आता है बाइक से और उसे लेके जाता है, तो वो अपने भाई का इंतजार कर रही है। तो अब इस सेंटेंसेस को हम टीना को देखेंगे कि टीना वहाँ पर खड़ी है, तो हम बोलेंगे टीना उस ऑफिस पे खड़ी है। अब टीना के भाई आराम से घर में बैठकर फ़ोन चला रहा है। अब उसकी मम्मी को याद आया कि टीना का ऑफिस छुट्टी हो गया होगा। उसकी मम्मी अब अपने बेटे को समझाते हुए कह रही है कि जाओ टीना को लेकर आओ, टीना ऑफिस पर खड़ी है। ऑफिस पर खड़ी है या ऑफिस में खड़ी है, तो ऑफिस में यानी कि ऑफिस का अंदर वो खड़ी नहीं है। मैंने क्या बोला, ऑफिस बंद हो गया है, ऑफिस बंद हो गया है, ऑफिस के बाहर खड़ी है। तो उसकी मम्मी ये नहीं बोलेगी ऑफिस के बाहर, ये सिर्फ इतना बोलेगी कि जाओ टीना को ले आओ, टीना ऑफिस पर खड़ी है या ऑफिस में खड़ी है, ठीक है। वहाँ पे यूज़ करेंगे एट का, मतलब एक पॉइंट पे आप खड़े हैं, एक पॉइंट पर आप खड़े हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट का, ठीक है। यहाँ पर कुछ सरफेस को टच वच करने की बात नहीं हो रही है, एक पॉइंट बता रहे, एक लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट, एक लोकेशन पे खड़ी है, जाओ वहाँ से उसे ले आओ, तो यहाँ पे यूज़ कर दोगे आप एट का। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे टीना इज स्टैंडिंग। टीना इज स्टैंडिंग एट दैट ऑफिस। एट दैट ऑफिस, टीना उस ऑफिस पर खड़ी है। अब नेक्स्ट है टीना ऑफिस के छत पर खड़ी है। अब टीना ने क्या किया, ऑफिस के छत पर जाकर खड़ी हो गई, यहाँ पे जाकर खड़ी हो गई छत पर। तो छत पर जब वो खड़ी हुई तो छत के सरफेस को टच कर रही है ना, छत पे खड़ी हो गई, यहाँ पर वो खड़ी हो गई तो ये सरफेस को वो टच कर रही है। तो जब सरफेस को आप टच करोगे तो वहाँ पर सिंपली आप यूज़ करोगे ऑन का। जैसा मैंने बताया कि जब कोई चीज़ सरफेस को टच करती है तो वहाँ यूज़ किया जाता है ऑन का। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे टीना इज स्टैंडिंग। तो यहाँ टीना इज स्टैंडिंग on the roof of the office,
सो हमारा सेंटेंस हो गया टीना इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ऑफिस। तो ऑन हम लोगों ने यूज़ किया क्योंकि वो रूफ यानी कि छत को टच कर रही है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब आप किसी इनक्लोज्ड एरिया में रहते हो तो वहाँ इनका यूज़ करेंगे। जब आप एक लोकेशन पे रहते हो, एक लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात करते हो तो वहाँ ऐट का यूज़ करेंगे। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। और जब आप किसी चीज़ को सरफेस को टच करते हो तो वहाँ ऑन का यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने ऑन का यूज़ सीख लिया, कितने सारे कंडीशन में यूज़ किया जाता है। वैसे ही इन और एट का भी यूज़ बहुत सारे कंडीशन में यूज़ किया जाता है। और ये एट का तो पूछिए मत, 5 कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन का यूज़ किस किस कंडीशन में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ करना है, ये ज़रूर सीख लीजिए। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में अगर कोई प्रेपोजिशन है वो है इन, एट और ऑन। ये 3 ऐसे प्रेपोजिशन है जो आपको बार बार एग्जाम में दे सकते हैं। बार बार आपको स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज़ करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में इनका यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन को देख लेते हैं, इन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके बाद हम एट को देख लेंगे। सबसे पहले इनका यूज़ मेक अ सेंस में होता है, ये तो आप लोगों को पता है। फर्स्ट कंडीशन देखिए, इनका फर्स्ट कंडीशन देख लीजिए। इनका प्रयोग समय के साथ जैसे वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी, मौसम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो इंग्लिश को हिंदी नहीं समझ पाओगे, देखिए इन 1992 यानी कि जब ईयर की बात करोगे तब, इन दिसंबर यानी कि मंथ की बात करोगे तब, इन द मॉर्निंग सुबह की बात करोगे, इन द इवनिंग शाम की बात करोगे, या फिर इन द वीक सप्ताह की बात करोगे, इन विंटर सर्दियों की बात करोगे, इन द मंथ महीनों की बात करोगे, तो वहाँ पे यूज़ होता है इनका। यानी कि ये आप याद कर लेना, ये चीज़ याद कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके, देखिए जैसे एग्जाम्पल मैंने 2020 को ग्रेजुएट किया था, तो यहाँ पर आप ईयर की बात करो कब, 2022 में ग्रेजुएट किया था, तो ईयर की बात करेंगे तो वहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। ये पहला केस है, अभी बहुत सारे इसके यूजेस है। पहला केस देखिए, तो आप ईयर की बात करो तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे आई वॉज ग्रेजुएटेड in 2022। तो आई वॉज ग्रेजुएटेड इन 2022, मैंने 2022 में ग्रेजुएट किया था। नेक्स्ट है सुबह सुबह बहुत ठंड थी, सुबह यानी कि मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग की बात करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे। तो सुबह बहुत ठंड थी, आप बोलोगे सुबह वेदर की बात करोगे तो इट का यूज़ किया जाता है। इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, सुबह की बात करें ना, इन द मॉर्निंग। यहाँ पर एट, ऑन ये सब का यूज नहीं कर सकते, ओनली इनका यूज होगा। ओके, मैं इस सप्ताह वापस आऊंगा, वीक की बात करो, यानी देखिए डेज ऑफ वीक की बात करोगे, फिर संडे मंडे इसकी बात करोगे तो ऑन का यूज करना है। लेकिन सप्ताह, मैं इस सप्ताह को आऊंगा, मैं अगले सप्ताह को आऊंगा, मैं तीसरी सप्ताह को आऊंगा, ऐसा बोलोगे ना, यानी कि वीक्स की बात करोगे तो वहां पे यूज होता है इनका। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सारी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा, अगर डेज ऑफ वीक की बात करते हो तो वहाँ पे यूज़ ऑन, और वीक की बात करते हो तो वहाँ पे यूज़ करना है आपको इनका। तो मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा, आप बोलोगे आई विल रिटर्न इन दिस वीक, मैं इस सप्ताह वापस आऊँगा, आई विल रिटर्न इन दिस वीक। ओके, तो ये इनका फर्स्ट यूजेस था। अभी इनका बहुत सारे यूजेस होते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इनका यूज, सेकेंड केस में इनका यूज होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो, तब भी इनका प्रयोग होता है। यानी कि कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, जैसे इन कार। अब आप फोन लेकर गए थे, आप फोन कार में छोड़ दिए हो, कार क्लोज्ड है, अब कार के अंदर है यानी कि इनक्लोज्ड एरिया में है, तो वहां पर इनका यूज करेंगे, ठीक है। इन द बॉक्स के अंदर कुछ है तो वो भी इनक्लोज्ड है, बॉक्स के अंदर भी लगाएंगे। नोटबुक में आप किसी का नाम लिख रहे हो तो नोटबुक को बंद कर दे रहे हो तो वो कवर हो जाएगा, तो वहां भी आप इनका यूज करोगे। इन बैग,
बैग के अंदर कॉपी किताब होता है, बैग बंद कर देते हैं, वो भी हो जाएगा। इन बकेट में पानी रहता है या फिर कुछ भी रखते हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इनका। ओके, जैसे कि बस्ते में 4 किताबें हैं, यानी कि बैग में 4 किताबें हैं, तो 4 किताबें हैं तो वो एक इनक्लोज्ड एरिया में है, किसी चीज़ के अंदर है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इनका। तो हम बोलेंगे I have 4 books. I have 4 books in the bag. नेक्स्ट है मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया। तो आप कार में भूल गए, कार पूरा क्लोज कर दिया तो इनक्लोज्ड हो गया, और उसके अंदर है कोई चीज़ तो यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया, आप बोलोगे I forget my mobile. I forgot my mobile. एक मिनट, I forgot my mobile in the car. नेक्स्ट है उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा है। अब नाम लिखा है फिर बंद कर दिया तो वो तो इनक्लोज हो गया ना, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इनका, है ना। तो बोलेंगे सी wrote my name. She wrote my name in the notebook. सो हमारा सेंटेंस हो गया उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा है, सी रोट माई नेम इन द नोटबुक। ओके, तो कार बोल दिए या बॉक्स, नोटबुक, बैग, बकेट बोल दिए तो वहाँ पर इनका यूज़ होगा। नेक्स्ट और कंडीशन देख लीजिए, इनका यूज़ और भी कंडीशन में होता है। नेक्स्ट इनका यूज़ करेंगे, थर्ड कंडीशन है इनका प्रयोग किसी देश, बड़े बड़े शहरों के लिए किया जाता है, जैसे इन इंडिया, इन न्यूयॉर्क, इन जापान, इन मुंबई, इन दिल्ली, इन चेन्नई, इन टोक्यो, इन दुबई। मतलब बड़े बड़े सिटीज़ के लिए, बड़े बड़े कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है इनका। ओके, जैसे कि मतलब कोई भी कंट्रीज़ के बड़े बड़े सिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है इनका। जैसे मैं भारत में रहता हूँ, कंट्री की बात कर दिए तो यहाँ पे इनका यूज़ होगा। आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट है मेरा भाई अमेरिका में रहता है। बड़ा बड़ा सिटीज़ की बात करेंगे तो मैंने बोला ना कि बड़ा बड़े सिटीज़ की, कंट्रीज़ की बात करोगे तो वहाँ पर इनका यूज़ करना है। तो आप बोलोगे माई ब्रदर lives in America. छोटे प्लेस की बात नहीं करोगे, बड़े बड़े सिटीज़ की बात करोगे या फिर कंट्रीज़ के सिटीज़ की बात करोगे तो वहाँ पे यूज़ होगा इनका। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली एक बिग सिटी हो गया तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इनका। तो आप बोलोगे सम टाइम अगो भी आपका एक वर्ब है। ओके, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। सो हमारा सेंटेंस हो गया सम टाइम अगो आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रह रहा था। तो ये आपके इनके यूजेस थे, समझ में आ गया ना। इनका यूज़ मतलब कंट्रीज़ के बड़े बड़े सिटीज़ के लिए या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है या अपना मंथ, डे वगैरह बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, ये समझ में आ गया। अब एट में चलते हैं। अब देखिए एट का फर्स्ट यूजेस है आपके, इसका यूज़ तो हम 5 कंडीशन में, 5 तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। पहला, एट का प्रयोग किसी देश के छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। वो कंट्रीज़ के देशों की बात कर रहे थे ना, है ना। मतलब कोई बड़ी बड़ी मतलब कंट्रीज़ की छोटे छोटे बड़े बड़े सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ इनका यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे स्मॉल प्लेसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एट का। जैसे एट रामपुर, एट अलीगढ़, एट पंजाब बाग, एट रोहिणी, एट लक्ष्मी नगर। यानी कि ये बड़े तो है लेकिन दिल्ली या फिर मुंबई इससे बड़े नहीं हैं, ये एक छोटे प्लेस हो गए। ओके, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे एट का। जैसे मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। अब नई दिल्ली हमारी बड़ी हो गई, उसका एक छोटा सा प्लेस है जामिया नगर।
वहाँ रहता हूँ। तो दिल्ली एक बिग सिटी है, उसके अंदर एक छोटा प्लेस है, वहाँ पे रहने की बात करोगे तो एट का यूज़ करोगे। ओके, सो ये सेंटेंस आप बोलोगे, आई लीव एट जामिया नगर। आई लीव एट जामिया नगर। आई लीव एट जामिया नगर। दिल्ली के, यानी कि दिल्ली आपका बिग सिटी है, इन न्यू दिल्ली। तो आई लीव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली, मतलब मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश हो रही थी। अब उत्तर प्रदेश आपका एक बिग सिटी हो गया, मतलब एक आपका कंट्री हो गया, वहाँ सिटीज़ हो गया, वहाँ पर आप एक छोटे जगह की बात कर रहे हो, रामपुर, उसी का एक छोटा सा पार्ट हो गया रामपुर। वहाँ पर रहने की बात करो तो वो छोटा प्लेस हो गया, वहाँ पे यूज़ करेंगे एट का। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, इट वॉज रेनी weather. It was rainy weather at Rampur. At Rampur in Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh. ओके, सो हमारा सेंटेंस हो गया, इट वॉज रेनी वेदर एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो जब आप स्मॉल प्लेसेस की बात करोगे तो वहां पर आप यूज कर दोगे एट का। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन है आपका, एट का यूज करेंगे निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए एट का यूज किया जाता है। एट 6 o'clock, एट डिनर, एट लंच, एट नून, एट नाइट, इन सब के लिए मतलब एक निश्चित आप टाइम बता देते हो, 6 बजे, 10 बजे, रात, दिन, लंच, डिनर, ये सब जो आप बता देते हो ना, ये सब आपके एक निश्चित टाइम हो गया, आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का यूज़ कर देना। आपको ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया ना, वो सारे एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था, तो एक आप पॉइंट ऑफ टाइम बता दिए 6 बजे। अब वो लोग, मैम यहाँ सिंस का यूज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ओके, चलिए, मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे, My daughter was born. My daughter was born at 6 p.m. ठीक है, माई डॉटर वॉज बॉर्न एट 6 PM, मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था। नेक्स्ट है, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। जब देखिए, अगर आप सुबह की बात करते हो तो इन द मॉर्निंग, अगर आप शाम की बात करते हो तो इन द इवनिंग, लेकिन अगर आप रात की बात करोगे तो रात में इनका यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते, रात में यूज़ होता है एट का, ये सब याद कीजिएगा, ठीक है। हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे, वी स्टडी डेली, वी स्टडी डेली एट नाइट, वी स्टडी डेली एट नाइट, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं। ओके, तो ये एट का सेकेंड यूजेस था। थर्ड यूजेस देखिए, थर्ड यूजेस है विथ स्मॉल प्लेसेस, यानी कि छोटे छोटे स्थानों के साथ। छोटे स्थान मतलब किस टाइप के छोटे स्थान, जैसे एट बस स्टॉप, बस स्टॉप एक छोटा सा स्थान हो गया, प्लेटफॉर्म, एट द गेट, एट द होटल, एट द स्टोर, इन सब की बात करोगे तो वहाँ पर आप एट का यूज़ करोगे। जैसे यात्री बस स्टॉप पर खड़े थे, तो यहाँ पर एक बस स्टॉप एक छोटा सा प्लेस हो गया, वहाँ पे यूज़ करेंगे एट का। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, द travelers were standing, the travelers were standing at the bus stop, ओके। नेक्स्ट है, एक रात उसने होटल में गुजारी। तो होटल आपका एक छोटा सा, बड़ा नहीं हो गया, ये छोटा ही आपका प्लेस है। ओके, तो एक रात उसने होटल में गुजारी, तो हो जाएगा ही गुजारी यानी कि पास्ट, ही पास्ड वन नाइट एट द होटल,
नेक्स्ट है मैंने स्टोर पर 6 महीना काम किया है। यानी कि जैसे मैंने बोला था ना कि ऑफिस से अपनी बहन को लेकर आना है, तो ऑफिस एक पॉइंट ऑफ मतलब एक स्मॉल सा प्लेस हो गया, और एक पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट की बात कर रहे थे, एक स्थान से ले आने की बात कर रहे थे, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे आपका एट का यूज़ होगा। ओके, मैंने स्टोर पर 6 महीने काम किया, तो ये सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो I worked 6 months. I worked 6 months at the store. ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई वर्कड 6 मंथ एट द स्टोर। मैंने स्टोर पर 6 महीने काम किया। तो एट का यूज़ हम पर या मेक ए सेंस में कर सकते हैं अगर स्मॉल प्लेसेस की बात करें तो। चलिए नेक्स्ट यूजेस देखिए एट के। नेक्स्ट यूजर टू एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का मूल्य बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए। जैसे एट ₹50 पर kg, एट ₹70 पर लीटर। इस तरह से आप बताते हो ना, दूध लेते हो लीटर में या फिर कोई सामान लेते हो केजी में, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एट का। जैसे आप अच्छी गुणवत्ता वाला आम 60 रुपये प्रति किलो के भाव से प्राप्त कर सकते हैं। दुकानदार वाला बेचने के लिए बोल रहा है कि 60 रुपये प्रति किलो के भाव से आप ले सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू कैन ले सकते हैं, कैन का यूज़ करेंगे। यू कैन गुड क्वालिटी, यू कैन गुड क्वालिटी मैंगो, good quality mango at ₹60 per kg। ओके, सो हमारा सेंटेंस हो गया यू कैन गुड क्वालिटी मैंगो एट ₹60 पर kg। नेक्स्ट है पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। तो लीटर की बात करें यानी कि एट का यूज़ करेंगे। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया पेट्रोल की कीमत, यानी कि द प्राइस of petrol. The price of petrol has been raised at ₹90 per kg, 90 per kg। मतलब पेट्रोल की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन रिच्ड एट ₹90 पर kg। ओके, तो ये आपका हो गया, मतलब कोई चीज़ की मूल्य बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए, कितना kg है, कितना लीटर्स है, ये बताने के लिए एट का यूज़ आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 5th यूजेस देखते हैं। देखिए एट का 5th यूजेस है विथ फेस्टिवल इवेंट, यानी कि त्यौहार के साथ। एट होली, एट ईद, एट दिवाली, एट बर्थडे, एट द पार्टी, इनमें यूज़ कर सकते हो एट का। ओके, जैसे कि हम दिवाली पर घर लौट आए, हम दिवाली पर घर लौट आए, मतलब कोई स्पेशल इवेंट हो या फेस्टिवल हो, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो एट का। तो हमारा सेंटेंस हो गया हम दिवाली पर घर वापस आ पाए, तो हम बोलेंगे वी रिटर्न्ड होम एट दिवाली। सो हमारा सेंटेंस हो गया वी रिटर्न होम एट दिवाली। नेक्स्ट है उन्होंने जन्मदिन पर मिठाई बांटी, तो अपना स्पेशल इवेंट पर उन्होंने मिठाई बांटी, तो हम बोलेंगे सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एट बर्थडे। सो हमारा सेंटेंस हो गया सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एट बर्थडे, उन्होंने जन्मदिन पर मिठाई बांटे। तो जब कोई फेस्टिवल होगा या इवेंट होगा तो वहाँ भी एट का यूज़ कर सकते हो। तो एट का यूज़ आप 5 तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन, एट और ऑन में क्या था हम लोगों ने सब देख लिया, कितने सारे यूजेस थे। ये ज़रूर सीख लीजिए क्योंकि इसका बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत तरह के सेंटेंसेस में इनका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम का यूज़ करेंगे से। अब मैं आपको जो भी प्रेपोजिशन बताऊंगी ना सारे से रिलेटेड होंगे। ओके, हाँ, अब सारा जो प्रेपोजिशन बताऊंगी वो सारा से रिलेटेड होंगे। जैसे पहला फ्रॉम का यूज़ कंडीशन देख लीजिए किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है।
किसी स्थान या जगह से आने जाने बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे टू टेल सम प्लेस, मतलब एक स्थान से आने जाने के लिए उसमें इस्तेमाल हो सकता है फ्रॉम का। जैसे मैं मुंबई से दिल्ली गई तो आना, या फिर मैं दिल्ली से मुंबई आई, आना, आना जाने के सेंस में आप फ्रॉम का यूज़ कर सकते हो। सेकंड है किसी समय से कुछ करना बताने के लिए इस्तेमाल होता है। टू टेल पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, मैंने बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब बनाओगे तो आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दोगे, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 6 o'clock, इस तरह से आप बता दोगे तो वहाँ सिंस का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ आप सिंस का यूज़ करते हो वही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको फ्रॉम का यूज़ करना होता है, वही फ्रॉम यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट है किसी चीज की स्रोत या उत्पत्ति बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू टेल द सोर्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज से क्या उत्पन्न हुआ है इस बात के बताने के लिए फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी चीज का इस चीज से बना हुआ बताने के लिए इस्तेमाल होता है। मेड फ्रॉम, मेड इन चाइना, ऐसे बोलते हैं ना, कोई चीज कहाँ का बना हुआ है तो वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो। ओके, ये सारे कंडीशन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके सेंटेंसेस को देखते हैं। फ्रॉम का सेंटेंसेस है, राज दिल्ली से आ रहा है, तो मैंने बोला था ना आने जाने के सेंस में हम यूज करेंगे फ्रॉम का। तो राज दिल्ली से आ रहा है, आप इस सेंटेंस राज दिल्ली से आ रहा है तो आप बोलोगे राज इज कमिंग, राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। राज दिल्ली से आ रहा है, राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है मैं कल से काम करूंगा, मतलब मैं आज काम नहीं करूंगा, मैं कल से काम करूंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं। ठीक है, कब से काम करेंगे, कल से, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिए फ्यूचर का, तो वहां पे हम यूज करेंगे फ्रॉम का। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा आई विल वर्क, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। ओके, नेक्स्ट है कुएं से पानी निकालो, मतलब किसी सोर्स से कुछ करना। अब पानी कहाँ है, कुएं में है, कुएं से निकालना, किस चीज से, रस्सी और बाल्टी की सहायता से निकालना। तो यहाँ पर किसी सोर्स से कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे यूज कर सकते हैं फ्रॉम का। तो हम बोलेंगे ड्रॉ द वाटर, draw the water from a well। तो हमारा सेंटेंस हो गया draw the water from a well, कुएं से पानी निकालो। ओके, नेक्स्ट है मिठाइयाँ दूध से बनी है, मिठाइयाँ किससे बनी है, दूध से बनी है। तो कोई चीज किसी चीज से बनी होती है तो आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब मिठाइयाँ दूध से बनी होती है, बनी हुई है। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। ओके, तो फ्रॉम का यूज इस तरह की कंडीशन में कर सकते हैं। तो आप बस ये याद रखोगे ना, आप बस ये याद रखोगे तो आप सेंटेंसेस समझ जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट से वाला है ऑफ। ये मैंने करवाया था, वीडियो सेक्शन में मैं लेकर आई थी, तब मैंने ये करवाया था। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला उस वीडियो में, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए, आप लोगों का बहुत उसमें सपोर्ट मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे और भी अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। उसमें मैंने इतना कैसे कहाँ सिचुएशन होता है यूज़ करने का वो मैंने उसमें नहीं बताया है, लेकिन मैं इस वीडियो में सभी चीज़ आपको सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि 30 डेज में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाना चाहती हूँ। इसीलिए इस तरीके से इतनी अच्छी तरह से मैं पीपीटी रेडी की हूँ, ताकि आप सभी किस कंडीशन में किसका यूज किया जाता है विदाउट पिक्चर आप समझ सकते हो। ओके, तो देखिए ऑफ का यूज से का सेंस में तो करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने, ऊपर से नीचे की ओर के अर्थ के लिए किया जाता है। देखिए फ्रॉम और ऑफ में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रॉम और ऑफ एक दूसरे से मिलता जुलता है। फ्रॉम में भी क्या था कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने के सेंस में उस पर आप यूज कर देते थे फ्रॉम का, है ना। यहाँ भी फ्रॉम में आप एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में आ रहे थे, तो एक स्थान को छोड़कर आ रहे थे ना, अलग हो जा रहे थे। ऑफ में भी वही है कि एक स्थान से आप दूसरे स्थान में अलग हो जाओगे, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये है पेड़, पेड़ पर आप यहाँ पर चढ़े हुए थे,
ठीक है, आम तोड़ने के लिए आप यहाँ पर चढ़े हुए थे। अब आप क्या हुआ, यहाँ से स्लिप हो गए और नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो आप इस पेड़ को छोड़कर अलग हो गए, छोड़कर अलग हो गए, तो यहाँ पर यूज करेंगे ऑफ का। ओके, नेक्स्ट है, इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ में किया जाता है। जैसे आप बोलते हो ना कि मैंने ये खाना बनाया है, मेरे खाने से दूर रहो, मेरी नज़रों से दूर रहो, इस यहाँ जो गार्डन में फूल लगा है इस फूलों से दूर रहो, तो दूर रहने के सेंस में भी ऑफ का यूज होता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग कुछ दूर होने के भाव को बताने के लिए किया जाता है, मतलब वही चीज, सेम चीज है, मतलब दूर रहने की बात की जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे है। सोनाली पेड़ से गिर पड़ी, मैंने बोला था ना पेड़ है उसके ऊपर से गिर गया, तो मतलब सतह को छोड़ दिए, तो ऊपर से ये जो पेड़ था सोनाली इस पे बैठी हुई थी, यहाँ से गिर गई तो ये सतह को छोड़कर नीचे आ गई, अलग हो गई, और ऊपर से नीचे अलग हुई। अब छत से आप जंप करोगे तो छत को सतह को छोड़कर नीचे जाओगे तो आप ऊपर से नीचे जाओगे, तो यहाँ पे आप ऑफ का यूज करोगे। आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। इस सेंटेंस से उसको आप बोलोगे सोनाली फेल ऑफ, सोनाली फेल ऑफ द ट्री, सोनाली फेल ऑफ द ट्री, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। नेक्स्ट है, बिल्ली टेबल से कूदी, तो मतलब टेबल पे पहले बिल्ली थी, बिल्ली वहां से कूदी, मतलब वो सरफेस को छोड़कर वो नीचे आई, टेबल ऊपर हुआ, यहाँ से कूदी तो वो नीचे की तरफ गई और सरफेस से अलग हो गई, तो वहां पे यूज हो जाएगा हमारा ऑफ का। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। ओके, नेक्स्ट है, फूल से दूर रहो। जैसे दूर रहने की बात बोले, मेरे खाने से दूर रहो, मेरे नज़रों से दूर रहो, ये उन फूलों से दूर रहो, तो दूर रहने के सेंस में भी यूज़ किया जाता है ऑफ का। जैसे फूलों से दूर रहो तो आप बोलोगे कीप ऑफ द फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स से दूर रहो। नेक्स्ट है, मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता में है, मतलब दूर है। ठीक है, मेरा जो ऑफिस है, कार्यालय जो मेरा ऑफिस है, ऑफिस दूर है मेरा, ठीक है, दूर है, तो दूर का भाव बताने के लिए भी ऑफ का यूज होता है। तो हम बोलेंगे मेरा कार्यालय, यानी कि माई ऑफिस इज अ लॉन्ग वे ऑफ, मतलब रास्ता जो है ना दूर है, लंबा है, दूर है। देखिए यहाँ बोले थे ना थर्ड वाला पार्ट, दूरी का भाव बताने के लिए किया जाता है, तो ऐसे दूरी बताने के लिए आप ऑफ का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंस का यूज तो वैसे आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। सिंस का भी यूज किया जाता है, से का भी। हम जितना भी देखेंगे सारे से वाले देखेंगे। तो सिंस का मतलब भी होता है से। सामान्यतः सिंस का अर्थ से के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब सिंस का अर्थ से के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्य तौर पर सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए और साथ जब कभी वाक्य में आ रहा हो, रहा था, रहा होगा नहीं, रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं होता है। रहा है, रहा था का उपयोग होता है, मतलब जब आपके सेंटेंसेस में से आता है और उसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, साथ ही साथ वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है, तो वहाँ पे आपका सिंस का यूज होता है। एग्जाम्पल, मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा था, तो आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, कब से आप टीवी देख रहे थे, 10 बजे से देख रहे थे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम जब आप बता दोगे तो वहाँ पर सिंस का यूज होता है। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। सो हमारा सेंटेंस हो गया, मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। नेक्स्ट है, सोनम सुबह से टहल रही है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आपने बता दिया, सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पे यूज होगा सिंस का। हम बोलेंगे सोनम हैज बीन वॉकिंग
since morning, since morning. सो हमारा सेंटेंस हो गया सोनम हैज़ बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट है मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ. कब से सीख रहा हूँ? 2010 से. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आपने बता दिया, तो यहाँ पे यूज होगा सिंस का. हम बोलेंगे आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश. आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010. सिंस 2010. मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010. तो सिंस का यूज जब आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करोगे, तब आप जब आप पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय आप बता दोगे तो वहाँ पर सिंस का यूज होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट देखिए 4. इतना सारा आप देख लिए ना, 4 का यूज इतना सारे कंडीशन में होता है. वैसे मैंने टेंस में बताया था, सिंस और 4 मैंने टेंस में भी बताया था, लेकिन इसमें मैं बता देती हूँ. 4 का प्रयोग, पहला केस, 4 का प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के साथ होता है. जब कभी वाक्य में रहा है या रहा था या रहा होगा, रही है, रही थी या रही होगी, रहे हैं, रहे थे या रहे होंगे का प्रयोग होता है. यानी कि आप सिंपल ये समझ लीजिए कि जब आप कोई काम अवधि टाइम यानी कि ड्यूरेशन, जैसे कि आप ऐसे बोलते हो ना कि मैं 2 मिनट से तो टहल रहा हूँ, आप बोल रहे हो इतने देर से मैं बाजार में था, मैं 2 मिनट पहले ही तो गया था. 2 मिनट पहले कितने बज रहे थे पता नहीं. मैं आपको बोल दूँ कि मैं 1 घंटे पहले पढ़ा रही थी, 1 घंटे पहले से पढ़ा रही थी, और अभी आपके पास घड़ी नहीं है कि आप घड़ी देख पाओ कितने बज रहे थे, तो आप एग्जैक्टली टाइम पता नहीं कर पाओगे कि 1 घंटे पहले कितने बज रहे थे. अचानक आपसे कोई पूछ देगा तो आप पता नहीं कर पाओगे कि 1 घंटे पहले कितने बज रहे थे, यानी कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. वहाँ 4 का यूज कर देना. 4 is used to duration of time when the sentence is in continuous with future, past and present form. सेकेंड है काफ़ी देर से, यानी कि for a long, कुछ देर से यानी कि for a while में भी 4 का यूज़ होता है. for 5 सेकेंड, for 5 मिनट, for 5 आवर, for 5 days, 5 weeks, 5 months, 5 year, 5 centuries. जैसे कि के लिए या फिर के उद्देश्य से के कारण होता है. जैसे कि के लिए भी 4 का यूज़ होता है. मैं ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसमें भी 4 का यूज़ होता है. या फिर कोई रीज़न या पर्पस बताने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? 4 का यूज़ करते हैं. जैसे मैं ये गिफ्ट किसके लिए लाया हूँ, किसके लिए लाया हूँ? तुम्हारे लिए लाया हूँ. फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ और वीक्स, वस्तुओं की कीमत बताने और दिशा बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगे. चलिए पहला देखिए, राम 5 घंटे से पढ़ रहा है. बताइए क्या होगा? राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, इसे हम बोलेंगे, एक आपने 5 घंटा बता दिया, 5 घंटे पहले कितने बज रहे थे मुझे नहीं पता, उतना जल्दी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, मैथ कमजोर है मेरी, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, तो 4 का यूज़ कर दूंगी. तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे राज हैज़ बीन studying. Raj has been studying for 5 years. For 5 years. नेक्स्ट है, सॉरी ईयर्स मैंने लिख दिया ना, आवर्स होगा. 5 आवर्स. नेक्स्ट है, सोनम घूमने के लिए जाती है. किस लिए जाती है? क्या कारण है? सोनम वहाँ जाती है, क्या कारण है, क्या पर्पस है? के लिए, घूमने के लिए. तो के लिए आ रहा ना, यानी कि 4. ठीक है, तो सोनम घूमने के लिए जाती है, हम बोलेंगे सोनम गोज फॉर अ वॉक. सोनम गोज फॉर अ वॉक. सोनम घूमने के लिए जाती है. यह मिठाइयाँ बच्चों के लिए है. यह मिठाइयाँ किसके लिए है? बच्चों के लिए. ओके, सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दिस स्वीट्स आर for children. यह मिठाइयाँ बच्चों के लिए है. These sweets are for children. नेक्स्ट है, सोनम 5 घंटे से नाच रही है. कब से? 5 घंटे. 5 घंटे पहले क्या टाइम थी मुझे नहीं पता है. ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे सोनम इज डांसिंग. सोनम इज डांसिंग for 5 hours.
ओके वैसे मैं 4 और 2 पे बेस्ड वीडियो बना रखी हूँ कि 4 और 2 का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो आप वो वीडियो को मेरे देख सकते हैं, उसमें आपको 4 और 2 से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है विद। विद का यूज़ किस में करते हैं? जब विद का यूज़ से और के साथ के लिए करते हैं, जैसे हम तुम्हारे साथ हैं, साथ रहने की बात करेंगे तो विद का ही यूज़ होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आपको बोलना हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम सिंपल ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे वी आर विद यू। वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विद यू। ओके नेक्स्ट है तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए। जब आप किसी टूल्स की सहायता से कोई काम करते हो, जब आप कोई टूल्स, पेन हो गए, चाकू हो गए, कुछ भी हो गए, किसी के द्वारा कोई काम करते हो ना, तो वहाँ पे यूज़ होता है विद का, याद रखिएगा। काफ़ी बार मैंने ये बताया है। ठीक है, तो तुम्हें उसे चाकू से काटना चाहिए था, ये आपके हो गया एक, ये आपके हो गए एप्पल। ठीक है, ये एप्पल हो गया, ये कट नहीं रहा है, तो आप आके मेरे सामने दिखा रहे हैं कि ये एप्पल है, एप्पल कट नहीं रहा, तो मैं बोलूँगी कि ये एप्पल चाकू से काटना पड़ेगा। तो चाकू से काटना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे चाकू के लिए मैं विद का यूज़ करूँगी। ठीक है, चाकू के लिए विद का यूज़ करूँगी। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा यू शुड कट, यू शुड कट इट विद अ नाइफ, with a knife. You should cut it with a knife. Okay. Next है उसे पिस्तौल से गोली मारी गई। पिस्तौल से गोली मारी गई मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को मारी गई, वहाँ पे यूज़ करेंगे विद का। तो हम बोलेंगे he was shot with a pistol, with a pistol. नेक्स्ट है क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो? साथ रहने की बात करें यानी कि विद का यूज़ करेंगे। क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो? आप बोलोगे कैन यू डू जॉब विद मी, कैन यू डू जॉब विद मी, क्या तुम मेरे साथ जॉब कर सकते हो। तो याद रखिएगा विद का यूज़ आप किसी टूल से कोई काम करोगे या फिर आप के साथ वाले सेंस के लिए विद का यूज़ कर सकते हो। बस यही दो सेंस है इसके। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब है बाय। ये सारे से वाले, अभी हम सारे से वाले प्रेपोजिशन कर रहे हैं। बाय का मतलब होता है से। जैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसका इस्तेमाल किसी यातायात वाहन के इस्तेमाल करते समय इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि व्हीकल्स के साथ। काफ़ी बार मैंने बताया ना, व्हीकल्स के साथ आप बाय का यूज़ कर सकते हो। इसका इस्तेमाल पेसिव वॉइस वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। ये तो आप जानते हो, पेसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय करके डूअर का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट है इसका इस्तेमाल तक, समय से पहले के अर्थ सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है, यानी कि वह 2 बजे तक आ जाएगा, तो वह 2 बजे तक जाता है, वह काम करने 2 बजे तक जाता है या जाएगा। फ्यूचर की बात करें, वह 2 बजे तक खाना खाएगा, तो तक जो आ रहा है ना, बाय 2 o'clock, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि टाइम बताने के लिए तक वाले आप टाइम बताने के लिए कर सकते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल से होकर गुजरना के लिए अर्थ में किया जाता है। मतलब मैं बताती हूँ, मतलब किसी व्हीकल से किसी और डायरेक्शन में जाना, इसके लिए हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैं ट्रेन से यहाँ आया, किससे आया? ट्रेन से, यानी कि व्हीकल से आया। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे मैं ट्रेन से आया, आई came here by train, I came here by train, मैं ट्रेन से यहाँ आया, I came here by train। नेक्स्ट है राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया। किसके द्वारा पीटा गया? अपने बड़े भाई के द्वारा यानी कि पेसिव वॉइस। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा राज was beaten by his elder brother। राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया, राज वॉज बिटन बाय एल्डर ब्रदर। ओके नेक्स्ट है वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा। तक देखिए 6 बजे तक निकल जाएगा। जब आप सिंपल फ्यूचर की बात करते हो और उसमें तक कोई टाइम मेंशन रहता है तो वहाँ पर बाय का यूज़ कर लेना। अब से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कर लेना। जैसे कि ही विल लीव,
ही विल लीव बाय 6 o'clock, बाय 6 o'clock। तो 6 o'clock तक के लिए हम लोगों ने बाय का यूज़ किया, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। सो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही विल लीव बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हर शाम को मैं स्कूल से होकर गुजरता हूँ। किससे होकर गुजरता हूँ, स्कूल तरफ से, मतलब होकर गुजरता हूँ। मान लीजिए एक आपका ये स्कूल है, ठीक है, अच्छा सा स्कूल है, मैंने तो अच्छा नहीं बनाया, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो ये आपका स्कूल है, आप ये स्कूल से होकर गुजरते हैं, ठीक है। यहाँ से स्कूल तो आप सीधा जा सकते हैं, लेकिन आप इधर से होकर गुजरते हैं, तो होकर गुजरते हैं यहाँ पर बाय का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा आई गो बाय द स्कूल, आई गो बाय द स्कूल एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग, आई गो बाय द स्कूल एवरी इवनिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रो का यूज करते हैं से के सेंस में, बहुत ही ज्यादा इसका यूज होता है। कंडीशन देखिए, पहला यूज है इसका उपयोग किसी वस्तु के आर पार देखने के अर्थ में करते हैं, टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट। मतलब मान लीजिए ये जो फोन है, ये फोन में अगर छेद होता तो मैं छेद से इधर देख पाती ना, छेद अगर इसमें छेद रहता तो मैं छेद से उधर देख पाती। तो किसी छेद से इस तरफ के किसी छेद के द्वारा दूसरी तरफ के पार्ट को देखना, वहाँ पे यूज कर सकते हैं थ्रू का। सेकंड, किसी ऐसी वस्तु का स्थान से गुजरना जो ऊपर, नीचे और किनारे से बंद होकर अर्थ में आता है, तो मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये टर्नल है, टर्नल में क्या होता है, ऊपर से घिरा होता है, सब तरफ से घिरा होता है, और आप एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हो क्रॉस करके, तो एक इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार जाना, यानी कि थ्रू का यूज होता है। ओके, जैसे वह इस छेद के माध्यम से अंदर से देख सकता है। अब उसमें छेद है, ये दीवार में छेद है, तो मैं इधर से आपको देख सकती हूँ छेद के माध्यम से, तो वहाँ यूज कर सकते हैं थ्रू का। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा वो छेद के माध्यम से इस पार से उस पार देख सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, ही कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, वह इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है। ओके, नेक्स्ट है वे एक कार के माध्यम से आ रहे हैं, कार के माध्यम से, तो कार एक इनक्लोज हो गया, उसके माध्यम से आ रहे हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ पर एक कार खड़ी है, ठीक है, अब इधर से भी रास्ता नहीं है, इधर से एक मिनट, इधर से रास्ता नहीं है, अब आप यहाँ पे उतर गए, अब आप सोच रहे भाई इधर से तो इनक्लोज है, इधर से भी इनक्लोज है, किधर से जाए, इधर जाए ना इधर जाए, सब तरफ तो इनक्लोज है, तो अब कार के अंदर से होते हुए इधर आए, तो कार से अंदर आए, एक इनक्लोज्ड एरिया से इस पार से उस पार आए, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम थ्रू का। ओके, सो हमारा ये सेंटेंस हो गया वो एक कार के माध्यम से आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे दे आर कमिंग through a car, through a car। नेक्स्ट है पानी इस पाइप से गुजर रहा है, तो पाइप तो इनक्लोज्ड एरिया होता है, वो अब पानी इस ओर से इस ओर आ रहा है, मतलब क्रॉस हो रहा है, तो वहाँ पे थ्रू का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वाटर इज पासिंग, वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, तो हमारा सेंटेंस हो गया वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, पानी इस पाइप से गुजर रहा है, तो थ्रू का यूज करेंगे सही के सेंस में। अभी और भी थ्रू के यूजेस है वो भी देख लेते हैं, मतलब और भी से वाले यूजेस है वो भी देख लेते हैं। वाया का भी यूज होता है से होकर गुजरना या होते हुए। देखिए आप थ्रू का यूज करें, या वाया का यूज करें, बात एक ही है, दोनों में से कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे यह ट्रेन कानपुर से होते हुए मुंबई जाती है, मतलब कानपुर को क्रॉस करते हुए, कानपुर एक बिग सिटी हो गया, एक इनक्लोज्ड ही हो गया ना, उस सिटी से होते हुए ये मुंबई जाती है,
क्रॉस करके जाती है, तो यहाँ पे थ्रू का यूज़ कर सकते हो या वाया का भी यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम बोलेंगे दिस ट्रेन गोज़ टू मुंबई, दिस ट्रेन गोज़ टू मुंबई वाया कानपुर, तो हमारा सेंटेंस हो गया दिस ट्रेन गोज़ टू मुंबई वाया कानपुर। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारे बारे में मेरे भाई से पता चला, मतलब किसी सोर्स से कोई चीज़ पता चला, के माध्यम से, मेरे भाई के माध्यम से मुझे ये बात पता चला। ओके, के माध्यम यानी कि यहाँ पे थ्रू या वाया का यूज़ कर सकते हो। वाया का यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे आई came to know about you via my brother। तो मतलब इसका सेंस में थ्रू का यूज़ जहाँ करते हो ना, वहाँ वाया का भी यूज़ कर दोगे तो आपका हो जाएगा, मतलब होते हुए या से होकर। चलिए अब आगे और एक से के यूजेस होते हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ का यूज़ करेंगे में से या फिर के बाहर। मतलब मुझे 50 में से 50 मिला, एग्ज़ाम में मुझे 50 में से 50 मिला, या फिर मैं इस शहर से बाहर हूँ, से बाहर, के बाहर नहीं, से बाहर। ओके, से का सेंस आता है। जैसे देखिए मैं इस शहर से बाहर हूँ, से आ रहा ना, और बाहर हूँ यानी कि आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम आउट ऑफ सिटी दिस टाइम। या फिर हम बोलते हैं ना हम आउट ऑफ सिटी है, हम आज नहीं मिल सकते, हम आउट ऑफ टाउन है, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आई एम आउट ऑफ सिटी दिस टाइम। नेक्स्ट है वह गांव से बाहर कभी नहीं गया। ओके, तो हम बोलेंगे ही नेवर वेंट आउट ऑफ विलेज। वह गांव से कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट ऑफ विलेज। नेक्स्ट है उसे 50 में से 50 अंक मिले, मतलब में से है ना, में से 50 में से 50 अंक मिले, तो आप बोल सकते हो ही गॉट 50 आउट ऑफ 50। ही गॉट 50 आउट ऑफ 50, उसे 50 में से 50 अंक मिले। ओके, तो ये आपका आउट ऑफ का थे। अब इसमें देखिए से का कितना सारा, जितना भी अब हम लोगों ने फ्रॉम से लेकर आउट ऑफ तक सीखा ना, सारे से वाले थे। अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे या नहीं, क्योंकि से के लिए इतने सारे प्रेपोजिशन होते हैं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो सिचुएशन मैंने बताया उन सिचुएशन में इनका यूज़ करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या है, उससे पहले गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक मैंने से वाला जितने भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए, क्या आपको क्लियर है? एक बार यस बोल दीजिए। अभी और प्रेपोजिशन को सीखेंगे। ओके, चलिए अब हम अपने आगे प्रेपोजिशन में चलते हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे बिटवीन का यूज़ किया जाता है के बीच में। देखिए बिटवीन के बीच के लिए 3 प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, बिटवीन, अमंग, अमीट। मैं तीनों सिचुएशन आपको बताऊंगी कि इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले बिटवीन, पहला, इसका उपयोग 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में अर्थ के लिए प्रयोग होता है, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स या पर्सन। ओके, नेक्स्ट, इसका उपयोग समय, 2 घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, एक्सप्रेस टाइम बताने के लिए, मतलब 2 समय, जैसे कि 8 और 8:30 बजे के बीच मुझे मिलना, तो 2 समय के बीच में जो गैप रहता है उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ओके, देखिए चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं। पुस्तक 2 टेबल के बीच में रखा हुआ है, तो यहाँ पर के बीच आया तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ बिटवीन का यूज़ करना है, क्योंकि 2 का भी यूज़ हुआ है और के बीच का भी यूज़ हुआ है। तो ये तो हम सिंपली बना लेंगे, हम बोलेंगे बुक इज लाइंग बिटवीन। कैप्ट का यूज, यहाँ पर कीपिंग का यूज कर सकते हैं, लाइंग का भी यूज कर सकते हैं, 2 टेबल्स। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया बुक इज लाइंग बिटवीन 2 टेबल्स। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया के बीच भी आ रहा था और 2 भी आ रहा था, तो इससे समझ में आ गया कि यहाँ बिटवीन का यूज करना है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 8 बजे से 8:30 बजे तक
हमसे संपर्क करें। तो यहाँ तो के बीच नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम आ रहा है। दो टाइम के बीच का अंतर हमें बताना है। सेकंड यही था ना कि समय या दो घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दो घटना घट रही है, एक 8:30 बजे और एक 8 बजे, उसके बीच का जो टाइमिंग है उसे एक्सप्रेस करने के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। मतलब डॉक्टर से मिलने का समय 10 बजे से 8:30 बजे तक है, तो उसके बीच का जो अंतर, आप 10 से 8:30 का बीच का जो अंतर निकालोगे ना, उसमें आप बिटवीन का यूज करोगे। ओके, तो इन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कॉन्टेक्ट, संपर्क करें, यानी कि कॉन्टेक्ट अस बिटवीन, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 8 AM to 8:30 PM। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 8 AM to 8:30 PM, मतलब इन समय का अंतर बताने के लिए हम बिटवीन का यूज किए। नेक्स्ट है, दो पुस्तकों के बीच कॉपी रखी हुई है। इससे आपको समझ में आ गया दो है और बीच भी है, इससे आपको समझ में आ गया बिटवीन का यूज करना है। तो आप सिंपल इसे यूज कर दोगे, कॉपी बिटवीन टू बुक्स इज kept। कॉपी बिटवीन टू बुक्स इज kept, मतलब दो पुस्तकों के बीच कॉपी रखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे अमंग। अमंग का यूज किया जाता है के बीच में, लेकिन सिचुएशन क्या है, इसका उपयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के गलत है, दो से अधिक होगा। इसका उपयोग दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में अर्थ के लिए किया जाता है। मोर देन 2 ऑब्जेक्ट पर्सन, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है अमंग का। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है मैं 10 लोगों के बीच में था, तो यहाँ पे 10 लोग, 2 लोग से ज्यादा है ना 10 लोग, तो यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वॉज अमंग 10 people। I was among 10 people। मैं 10 लोगों के बीच में था। I was among 10 people। ओके, नेक्स्ट है, मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा है, तो वहाँ लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो इसका यूज हम करेंगे my brother is standing among the girls। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया माई ब्रदर इज स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स, मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा है। ओके, नेक्स्ट है, मेरे पिताजी लड़कों के बीच में हैं, मतलब बहुत सारे लड़के, यहाँ पे बताया नहीं है ना कि 2 लड़के हैं या 1 लड़के, नहीं बताया है, लड़के बताया है, यानी कि बहुत सारे लड़के होंगे। तो मेरे पिताजी लड़कों के बीच में हैं, तो बहुत सारे लड़के हो गए, इसलिए अमंग का यूज करेंगे। हम बोलेंगे माई डैड is among boys। my dad is among boys, मेरे पिताजी लड़कों के बीच में हैं। ओके, सो ये था हमारे अमंग, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात करोगे तो वहां पर अमंग का यूज होता है। तो दो सिचुएशन तो देख लिए। पहला सिचुएशन, जब हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात करेंगे तो उसमें के बीच का सेंस आएगा, तो वहाँ बिटवीन का यूज करेंगे। जब मोर देन 2 की बात करेंगे और के बीच का सेंस आएगा तो वहाँ अमंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के बीच के लिए हम यूज करते हैं अमीट या अमीट्स, तो अमीट का ही यूज होता है। ठीक है, अमीट का यूज करते हैं के बीच के सेंस में, लेकिन ये यूज होता है सिचुएशन के लिए, ये यूज होता है किसी सिचुएशन के लिए। जैसे मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी, अब ये सिचुएशन है, अब ट्रैफिक में लोग की बात नहीं कर रहे, आप अपनी परिस्थिति, अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन आप बता रहे कि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, मैं ऑफिस आ रही थी, मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। सिचुएशन, आप अपनी स्थिति को बता रहे हो, तो यहाँ पर अमीट का यूज करेंगे, ना ही बिटवीन ना ही अमंग। क्या यूज करेंगे, अमीट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई वॉज स्टक अमीट द ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक के बीच फंस गई थी। नेक्स्ट है, मैं बुरी स्थिति के बीच फंस गया हूँ।
अब स्थिति क्या है, एक लोग है, दो लोग है, तीन लोग है, आप गिन सकते हो? नहीं ना। तो यहाँ पे ना बिटवीन यूज होगा ना अमंग यूज होगा, यूज क्या होगा? यूज होगा अमिड, क्योंकि सिचुएशन स्थिति की बात करें। ओके, तो हम बोलेंगे मैं फंस गई थी, आई वॉज स्टक, आई एम स्टक, आई एम स्टक amid bad situation, bad situation. I am stuck amid bad situation. मैं बुरी स्थिति में फंस गया हूँ। नेक्स्ट है उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया। उनकी समस्या के बीच यानी कि प्रॉब्लम के बीच, प्रॉब्लम कितना है हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन हम बता रहे, प्रॉब्लम है, कंडीशन बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अमीट का। तो उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया, आप बोल सकते हो माई टाइम वॉज वेस्टेड, माई टाइम वॉज वेस्टेड अमीट देयर सिचुएशन, ओके तो हमारा सेंटेंस हो गया माई टाइम वॉज वेस्टेड अमीड देयर सिचुएशन, उनकी समस्या के बीच मेरा टाइम बर्बाद हो गया। ओके तो ये हमारे थे अमीड के कॉन्सेप्ट। तो यह इसी के साथ प्रेपोजिशन आपको सीखने पड़ेंगे। तो अभी मैंने जितने प्रेपोजिशन आपको कवर करवाया है, पहले आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है, बस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आप QR कोड आप देख रहे होगे, QR कोड को भी आप स्कैन करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से स्कैन कीजिए, आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर जाओगे। ओके तो वहाँ से आप PDF भी ले सकते हो। अब पहले आप ये वाला सीख जाना। अगर आपको अभी के अभी ये समझ में आ गए हैं, सारे प्रेपोजिशन समझ में आ गए हैं, तो आप मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि मैम इसकी जो नेक्स्ट पार्ट प्रेपोजिशन वाली है, क्योंकि इसमें मैंने सारे प्रेपोजिशन कवर नहीं किए हैं, उतना अगर मैं सारे प्रेपोजिशन कवर करवाने जाऊँ तो 4 से 5 घंटा लग जाएगा आपको प्रेपोजिशन सीखने में। ओके तो मैं सारे प्रेपोजिशंस पे नहीं लेकर आई हूँ, तो अगर आपकी ये समझ में आ जाता है तो मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी, जिसमें और भी ज़्यादा और भी सारे प्रेपोजिशन होंगे। तो अगर आप ये समझ गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैम इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर जल्दी लेकर आइए, तो मैं उसे जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन हर लोगों की ज़रूरत है, सभी को सीखना पड़ेगा, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की बात करो या रिटन इंग्लिश की बात करो, सभी जगह प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप इमेज के साथ सीखना चाहते हो ना, ये सारे वीडियोस इमेज के साथ सीखना चाहते हो, तो वो भी मैं वीडियो सेक्शन में वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ प्रेपोजिशन की। आप सर्च करोगे ना प्रीपोजिशन बाय प्री इंग्लिश क्लासेस, बहुत सारे प्रीपोजिशन आपको मिल जाएंगे। ओके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए